तो 1990 लालू ने चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ लिया और कहा था कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगा। लेकिन जो अगले 15 सालों में हुआ, डायमेट्रिकली ऑपोजिट हुआ। दैट मैन हैज रूइंड एंटायर जनरेशन ऑफ बिहार। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज क्रिएट हो गए बिहार में जो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे किडनैपिंग इंडस्ट्री बिहार में 1990 में 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल के दिखा दे तो मान जाए। सेकंड, पेपर लीक इंडस्ट्री। दिस वाज 100 करोड़ की इंडस्ट्री। जब पूरी इंडिया अपनी ग्रोथ स्टोरी लिख रही थी, बिहार सिर्फ 1% पर एनम पे ग्रो करती रही। तो फिर इतनी टर्म्स वो जीते कैसे? What लालू रियलाइज आई थिंक इज कि जो विकास का रास्ता होता है वो बहुत लंबा रास्ता होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपना एक वोट बैंक बना लेते हैं फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। He ruled like that for 15 years. उनका डाउनफॉल कैसे हुआ? 1997 में चारा घोटाला सामने आया। सीबीआई ने फिर जैसी जांच करनी शुरू की, पता चला ये तो 900 करोड़ का स्कैम है, मतलब अनइमेजिनेबल। लालू तुरंत अरेस्ट किया गया। उनके पीरियड को आप जंगल राज क्यों बोलते थे? लालू क्या करते थे, कुर्सी पे बैठ के पाँव टेबल पे रखते थे और पाँव के सामने ब्यूरोक्रेट्स को से खड़े रखते थे। मतलब सारे ये IAS खड़े रहते थे। जो पान का पीक दान होता है वो उठा के उनको देते थे। जो ये फेज था 2005 तक, बिहार कश्मीर से कम नहीं था। Why this statement? बिहार में 1990 के दशक में 59 मैसेकर्स, जातीय हिंसा, 600 लोग मारे गए। जो बिहार से पलायन हुआ है उन 10 सालों में इन मिलियंस। बिहार में रोड चोरी हो जाती है, तालाब चोरी हो जाता है, ये कैसे होता है? क्या आपको पता है कि बिहार में ब्रिज और सड़कें चोरी हो जाती है? क्यों इंडिया में सब स्टेट्स बहुत तेजी से ग्रो हो रही हैं पर बिहार इतनी तेजी से डेवलप नहीं हो रही है? बिहार में लोग 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में डरते थे। आज भी बिहार के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन क्यों फेस करना पड़ता है? क्यों ब्यूरोक्रेट्स डरते हैं बिहार में पोस्ट होने से? इन सब के बारे में हमने बात करी है आज के हमारे गेस्ट से, मृत्युंजय शर्मा। वो एक पॉलिटिशियन है, एंटरप्रेन्योर है एंड ऑथर है ऑफ द बुक ब्रोकन प्रॉमिसेस। आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस पूरे बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप कम समय में एक बेहतर इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। आपने ये बोला कहीं पे कि IIT प्रिपरेशन के टाइम पे वहाँ पे एक स्टूडेंट था हु सेड कि वो मानने के लिए रेडी नहीं था कि वो बिहार से है। उसको शर्म आती थी लोगों के सामने बोलने में कि वो बिहारी है। ऐसा क्यों? व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा होता है? या आज भी होता है कि नहीं होता है? किसी उसी टाइम होता था? थोड़ा सा कम हुआ है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा, बट अभी भी होता है। बिल्कुल होता है। you land up in Mumbai, in fact. Let's leave Delhi. अब बॉम्बे आ जाओ and maybe not. So what happens is the kind of society and strata that we come from, maybe शायद हमें वो देखने को ना मिलेगा। शायद you meet me, you will not comment to me as in such a man. लेकिन अब जो वो तबका है जो बिहार से यहाँ काम करने आता है, you talk to him, right? And the kind of people they meet, that would be a slur, right? People would use that word Bihari as something, as a derogatory term, right? It used to happen much more, I would say, in the 90s and 2000s. I've experienced personally, right? तो मैं दिल्ली में कटवरिया सराय से, जहाँ फिटजी का सेंटर था हमारा IT का, कालू सराय उसे बोलते थे, वहाँ जाते थे बस से। एंड बस में कंडक्टर्स अक्सर कोई भी वैसा बंदा मिल गया जिसने थोड़ा सा भी कुछ गलत किया, गलत से चढ़ गया, उतर गया, या टिकट नहीं लिया, वैसा कुछ भी, या बस के सामने से कोई तेजी से पार हो गया तो ड्राइवर चिल्लाता था, यार बिहारी है क्या? सो यस, वेरी ट्रू। डू यू फील कि ये बिहारी मीन्स जब भी कोई इल सिविल, लाइक जैसे अनएजुकेटेड या इलिटरेट हरकत करता है तो उसको से बिहारी बोल के बोल देते हैं लोग, ऐसे गाली देते हैं बिहारी बोल के? या डू यू थिंक दे वांट टू डेरोगेट दैट अदर पर्सन? दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से? That's what I'm saying. So it has reduced, थोड़ा कम हो गया है, but still it is there. So मैं बोल रहा हूँ एक general in terms of looking at other states. So for example, somebody comes from Gujarat. You look at him and have a certain perception कि गुजरात से है, एक certain perception है। आप नीची नज़र से शायद नहीं देखेंगे, आपको ये पता है कि एक prosperous state से आता है, they're well to do, उनके जगह पे भी well to do है। लेकिन जहाँ बिहार से आता है, आप there is a certain looking down upon at him. Okay, let's go back. Okay, जब बिहार वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ में था, राइट? तो जब तीनों स्टेट एक जैसी थी, साथ में थी, तब एक काफ़ी बड़ी स्टेट हुआ करती थी एंड काफ़ी प्रॉस्परस होता था, इंडिया का बिजनेस काफ़ी वहाँ से होता था। अब तीनों अलग अलग हो गई, तो ऐसा क्या हुआ दैट बिहार
बहुत, इट्स स्टिल वन ऑफ द पोरेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री, एंड वेस्ट बंगाल के साथ वैसा नहीं हुआ. और जो ये नैरेटिव है वो बिहार का ही नैरेटिव स्पेशल बना, वेस्ट बंगाल के लिए नहीं बना, उड़ीसा के लिए नहीं बना. ऐसा क्यों? Or maybe tell me, the good point is, were you born at the time when all three states were together? No. So the state got bifurcated in 1912. That was way back. Bihar became Bihar in 1912. So there's a long history to it. See, Bihar has been, at least not the state, but that region itself, it's called, उसे जो रिपब्लिक की जननी कहा जाता है बिहार को, पाटलिपुत्रा, वी ऑल नो. जो रूलर्स आते हैं वहाँ से, जो इतने आर्यभट्ट से लेके बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, एवरीथिंग, सब कुछ बिहार से आया. मेरे ख्याल से जो डिक्लाइन आना शुरू हुआ, एक तो प्री इंडिपेंडेंस डिक्लाइन आया. प्री इंडिपेंडेंस डिक्लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो मैंने बुक में भी मेंशन किया है, वो ये था कि जो वहाँ पे ज़मींदारी का सिस्टम था बिहार में, वो पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी में, सो एज टू से, वो परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं उस सिस्टम को. और बॉम्बे में और आपको मद्रास में वो मिलेगा रैयतवारी का सिस्टम. क्या होता है, दोनों समझाओ. परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि जो जमींदार को टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, वो फिक्स था, तुम्हें 50,000 देने ही देने, चाहे कुछ भी हो जाए. जो रैयतवारी में सिस्टम था वो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लिंक था. तो बंगाल में क्या होता था कि जमींदार के पास कोई इंसेंटिव नहीं था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और रैयतवारी में क्या था, उनको इंसेंटिव था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए. तो इसके कारण जो लैंड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, लैंड में इन्वेस्टमेंट और उसके बाद उसके बाकी के एसोसिएटेड चीज़ों में, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट, वो नहीं हुआ वहाँ पे, और यहाँ पे हुआ. दैट वाज अ मेजर रीज़न जो मुझे लगता है प्री इंडिपेंडेंस, राइट. तो वो एक रीज़न था. पोस्ट इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर एक पॉलिसी के तौर पर आया, एंड दैट वाज फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी. बंगाल पूरा अगर आप देखेंगे, सो फॉर एग्जांपल झारखंड रीजन, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये एक्सट्रीमली मिनरल रिच है. झारखंड ओनली हैज 40% ऑफ द कंट्रीज मिनरल्स, 40%. लेकिन 1952 में एक पॉलिसी लाई गई फ्रेट इक्वलाइजेशन की. तो जो नेहरू जी की फर्स्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी इक्वल इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए. तो जो मिनरल झारखंड में जिस प्राइस पे अवेलेबल होगा, वही मिनरल चेन्नई में भी उसी प्राइस पे अवेलेबल होगा, बॉम्बे में भी उसी प्राइस पे अवेलेबल होगा. गवर्नमेंट वुड सब्सिडाइज दैट ट्रांसपोर्टेशन, राइट. तो होने क्या लगा कि जब मिनरल सेम ही प्राइस पे अवेलेबल है, तो सबने कहा कि हम झारखंड में, बिहार में क्यों इंडस्ट्री लगाएं. हम इंडस्ट्री कोस्टल एरियाज में लगाएंगे. तो गुजरात में इंडस्ट्रीज आने लगी, महाराष्ट्र में आने लग गई, तमिलनाडु में आने लग गई. दिस कंटिन्यू टिल 1993 जब वो पॉलिसी स्क्रैप की गई. और मुझे लगता है तब तक फिर बिहार हैड लॉस्ट द रेस, राइट. नो इंडस्ट्रीज यू सी इन द मोस्ट मिनरल रिच पार्ट ऑफ द कंट्री. इंडस्ट्रीज जो थी वो आपको सबसे पुरानी दिखेंगी. सो जमशेदपुर और सेटअप बाई टाटास, वो एकदम 19th सेंचुरी के स्टार्ट में वो दिखेंगी. जो हैवी इंडस्ट्री सेटअप की गई एज अ हैवी इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, आपको वो दिखेगी. बट प्राइवेट इंडस्ट्रीज कमिंग, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स है, कुछ भी नहीं दिखेगी आपको. ये सब फ्रेट इक्वलाइजेशन, ये सेकंड सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो 1990 तक ऑलरेडी बिहार पीछे हो चुका था बाकी स्टेट्स कंपैरिजन में, चाहे आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे या आप जीडीपी का देखेंगे. फिर 1990 से 2005, आई थिंक इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन. ये 15 साल में बिहार ग्रीव एट अ रेट ऑफ 1% पर एनम. जब पूरी इंडिया अपनी ग्रोथ स्टोरी लिख रही थी, लिबरलाइजेशन हुआ था, वी वर ओपनिंग अप आवर मार्केट्स in Atal Bihari Vajpayee's government. The growth rate was so massive. India was growing at और बिहार सिर्फ ऐसा स्टेट था जो 1% पर एनम पे पूरे 15 साल ग्रो करती रही. क्यों? We'll delve into the reasons of that misgovernance, and that's what the whole book is about, in fact. Multiple reasons. So, one, I would say, the entire, what you call a misgovernance, and there's a beautiful paper which says, and terms it as policy of state incapacity. पॉलिसी ऑफ स्टेट इनकैपेसिटी इसलिए बोली जा रही है क्योंकि जो स्टेट की बेसिक सर्विसेज डिलीवर करने की कैपेसिटी थी उसे ख़त्म कर दी गई मल्टीपल तरीके से. सो फॉर एग्जांपल, आप अगर इस पीरियड को देखेंगे बिहार में, मैसिव वैकेंसीज सारे गवर्नमेंट पोजीशंस पे, ऑफिसेज में. मेडिकल में आप देखेंगे तो 90% डॉक्टर्स के पोजीशंस वेकेंट, 95% पैरामेडिकल स्टाफ के पोजीशंस वेकेंट.
आप स्कूल्स में देखेंगे, जो हम स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करते हैं आजकल कि 20 का 30 का 40 का होना चाहिए, 122 स्टूडेंट्स पे एक टीचर, 122:1. आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में देखेंगे, कॉलेज के प्रोफेसर्स में देखेंगे, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और सर्कल ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, BDO COs, उसकी 1/3 पोजीशंस वेकेंट थे एट इट्स पीक. इनफैक्ट जो बॉडी होती है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके चेयरमैन का पोजीशन बहुत सालों तक वेकेंट था, जो इसे रिक्रूट करते थे. सो वैकेंसीज के बहुत स्ट्रांग रीजंस थे. सरकार इसलिए नहीं चाहती थी रिक्रूट करना क्योंकि उनका लॉजिक था कि अगर हम रिक्रूट करेंगे तो ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट होगी वो अपर कास्ट से आ जाएगी. सो लेट्स नॉट रिक्रूट एट ऑल, राइट, बिकॉज इट बहुत क्लियर पॉलिसी थी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. करप्शन एट इट्स पीक, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एट इट्स पीक, कास्ट वॉर्स एट इट्स पीक. सो जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, इनफैक्ट उस पूरे टर्म में, एंड आई राइट दिस इन माई बुक, कि यू आर नॉट श्योर कि कितना पार्ट ऑफ बिहार वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. नॉट इवन पटना में भी. वाई? क्योंकि नथिंग वॉज इन कंट्रोल. नो, बिहार वॉज जस्ट, बिहार के डिफरेंट रीजन्स को अलग अलग क्रिमिनल पॉलिटिशियंस और बाहुबली जिसको आप बोलते हैं, वो बट गया था कि वो सिवान में शहाबुद्दीन ही देखेंगे, तो बाकी ठीक है वो DMSP रहेंगे वहाँ पे, लेकिन उनकी वो जो बोलेंगे वो करेंगे. और लालू जी को कुछ भी करना होगा तो शहाबुद्दीन को फ़ोन लगाएंगे. तो सरकार की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती थी. और पूर्णिया में है तो पप्पू यादव देखेंगे जो देखना है, गया जहानाबाद रीजन है तो वहाँ सुरेंद्र यादव देखेंगे जो देखना है. तो पूरा बिहार बटा हुआ था इन बाहुबलीज के बीच. एंड सरकार वॉज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट. एंड दैट्स वाई आई कॉल कि ये जो 15 साल का पीरियड था, दिस वाज द लास्ट लेन इन द कॉफिन. आपने एक ब्रीफली ये तो बताया कि जो ये गोल्डन एरा था इंडिया का, उस टाइम पे बिहार 1% से ग्रो हुआ और उसके कई सारे रीजंस थे, राइट? तो उस रीजंस के बारे में आपने बुक लिखी है, बट बुक का टाइटल है ब्रोकन प्रोमिसेस. क्यों टाइटल रखा है ऐसा? तो आप देखेंगे तो 1990 में लालू ने चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ लिया और उन्होंने गांधी मैदान, जो पटना का सबसे बड़ा मैदान है, इट्स एन आइकनिक मैदान. गांधी मैदान इसलिए भी आइकनिक है कि जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ से, जयप्रकाश नारायण की 1975 की जो आंदोलन थी. और बहुत कुछ देखा है उस मैदान ने, आज़ादी की लड़ाई से लेकर हर कुछ. पटना के सेंटर में उस मैदान में उसी जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा के नीचे लालू ने ओथ लिया और कहा था, एंड आई कोट दिस इन माई बुक, कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगा, अब हमें असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र बनाना है. और ऐसा लगा कि वो हीरो आ गया है जिसकी बिहार को ज़रूरत थी और अब ये सब कुछ बदल के रख देगा. यही वो हीरो है जो हमारा, जैसे हम नायक मूवी में हम देखते हैं, ये हमारा अनिल कपूर है. अब तो कुछ कोई बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं बचने वाला, सब कुछ ठीक हो जाने वाला है. प्लस वो खुद यादव समाज से आते थे, जो एक OBC बैकवर्ड कास्ट है, तो उनको भी बहुत लगा कि जो बैकवर्ड कास्ट हैं, दलित है, उनको अपना हक मिलेगा. जो पिछड़ी जाति अभी तक सरकार में नहीं थी, उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती, तो उनको अपना हक मिलेगा. लेकिन जो अगले 15 सालों में हुआ वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट हुआ. वो नाइटमेयर था. एंड ना सिर्फ अगड़ी जातियों के लिए बल्कि पिछड़ी जातियों के लिए भी, दलितों के लिए, पूरी स्टेट के लिए. इट वॉज नॉट अबाउट वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी. पूरा स्टेट ही एक जनरेशन पीछे चला गया. और इसलिए मैंने बुक को टर्म किया है एज ब्रोकन प्रोमिसेस. कि उस टाइम पे जो प्रॉमिस किया गया था, जो लग रहा था, कुछ भी इसमें से सही नहीं हुआ. नहीं. और बीच में भी आप देखेंगे तो जो भी नैरेटिव्स थे लालू जी के, सामाजिक न्याय का, सामाजिक क्रांति का, सम्मान दिलाने का, वो उसमें से कुछ भी सच्चा नहीं हुआ. वो सब धरी की धरी रह गई. वो सिर्फ बातें थी, वो सिर्फ और धीरे धीरे जब तक सबको समझ में आया कि लालू जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, वो दिल से नहीं आ रहा, इट इज जस्ट अनदर प्ले, राइट? पीपल स्टार्टेड टेकिंग हिम मच लेस सीरियसली लेटर. तब तक बिहार हैड पेड द प्राइस. तो फिर इतनी टर्म्स वो जीते कैसे? That's a very good question. And that's why what I say is ये किताब उसी के बारे में है कि
आपको वो ये समझ में अपने फ्यूचर जनरेशन्स को, हमने तो देखा है शायद उस जनरेशन को तो पता है, फ्यूचर जनरेशन को समझ में आए कि एक गलत वोट या गलत आदमी को चुनने से कितना बुरा हो सकता है। ये किताब उसी के बारे में। बताओ। तो इलेक्शंस जीतने के लिए आपको वोट बैंक चाहिए। लालू जी जब नए नए चुनकर आए और मैंने किताब में लिखी है, तो शुरू में उनके बहुत अच्छे कुछ इनिशिएटिव्स थे। तो चूंकि वो एक बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते थे, तो जहाँ पे वो रहते थे एक वेटरनरी कॉलेज के सिंपल से क्वार्टर्स में, वहीं से वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस आने जाने लगे। लोगों को बहुत पसंद आया। वो सड़क पर खड़े हो जाते और ट्रैफिक को ये करने लगते हैं। कहीं भी जा रहे हैं और रास्ते में रुक गए और पेड़ के नीचे अपनी सभा लगा दी और पंचायत लगा दी, वहीं पे लोगों की समस्याएं सुनने लगे। वो पटना के किसी दलित वाले बस्ती में चले गए, पानी का टैंक लेके बच्चों को नहलाने लगे। तो बहुत अच्छे शुरू में इनिशिएटिव्स थे और सबको लगे कि ये वो बंदा है, जैसे मैंने कहा ना, नायक के एकदम एक एक सीन आपको उसमें दिख जाएगा। So this is rise of a star. Rise of a star, exactly. That's the chapter. But what Lalu realized, I think, is कि जो विकास का रास्ता होता है वो बहुत लंबा रास्ता होता है और कठिन रास्ता होता है। आप कोई भी एक विकास का काम करते हैं, इट टेक्स ईयर्स टू मटीरियलाइज। अब ठीक है, बहुत पेस अब बढ़ गया, लेकिन पहले अगर आप एक रोड भी बनाने निकलते लंबी, तो 3-4-5 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी एक रोड के बनने में। आप एक बड़ा हॉस्पिटल बनाते, बड़ा स्कूल बनाते, बहुत साल लगते हैं इसमें। आप एक कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं, आपको एक एक डेकेड निकल जाते हैं। तो उसके रिवॉर्ड्स जल्दी आपको नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपना एक वोट बैंक बना लेते हैं किसी भी प्रकार से, जो आपके साथ किसी भी हाल में रहे, तो आपकी कुर्सी फिर इंटैक्ट है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लालू जी को लगा कि ज्यादा अच्छा रास्ता या आसान रास्ता ये है, वोट बैंक बनाना। और इसीलिए आप देखेंगे उसमें एक जगह मैंने लिखा है कि नीतीश कुमार का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ था लालू जी को चीफ मिनिस्टर बनाने में। Okay. और जब 1-2 साल के अंदर उन्हें लगने लगा कि यार ये व्यक्ति वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे हम लोगों ने सपना देखा था, एक सोशलिस्ट के तौर पर जो हम लोग डिस्कस करते थे, तो उन्होंने लालू से कहा कि विकास की बातें करें, डेवलपमेंट की, ये हमने नहीं सोचा था और इस तरह का काम करना चाहिए। तो लालू का एक कोट है कि क्या डेवलपमेंट रटते रहते हो, डेवलपमेंट से कोई सत्ता मिलती है क्या? सत्ता मिलती है वोट बैंक से, राइट? एंड ही इंटरनलाइज्ड इट। उन्हें समझ में आ गया कि सत्ता वोट बैंक से मिलती है। और उनके बाद के उनके जितने भी रेटरिकल स्पीचेस आप देखोगे, वो सब के सब उसी को केटर करती थी। तो उन्होंने अपना एक वोट बैंक इंटैक्ट बनाया। अब जिस कास्ट से वो खुद आते थे, यादव्स, जो करीब 14% हैं बिहार में। मुस्लिम्स को उन्होंने अपने साथ लिया, जो करीब 16-17% है बिहार में, मिलकर 30-31% हो गए। और थोड़ी बहुत फिर अलग जातियों से थोड़े भी सेक्शंस आ गए, तो एक अजय उनका कॉम्बिनेशन बन गया। उनको पता था कि ये मेरे हाथ से कभी नहीं जाने वाले, तो मुझे कोई हटा नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। उनको बस करना ये होता था कि बार बार थोड़े दिनों पर अगली जातियों को गालियां देना है। तो क्या होता था कि बैकवर्ड्स कंसोलिडेट हो जाते थे। तो जो अपर कास्ट है उसको गाली दो, वो रिटेलिएट करेंगे, तो फिर सारे कंसोलिडेट हो जाएंगे, हमारे नेता को गाली क्यों पड़ रही है। He ruled like that for 15 years. सोशल इंजीनियरिंग। एक मैं बुक पढ़ रहा था, जिस बुक में अबाउट पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसमें एक लाइन लिखी थी कि लोग बोलते हैं इंडिया में कि डेवलपमेंट के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं लड़ी जाती, कास्ट के नाम पे लड़ी जाती है, रिलीजन के नाम पे लड़ी जाती है। बट वो इसलिए करी जाती है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो वोट देते हैं उन्हें डेवलपमेंट समझ में भी नहीं आता है और उधर तक पहुंचता भी नहीं है डेवलपमेंट। तो जहाँ पे डेवलपमेंट पहुंचा नहीं, जिन्हें समझ नहीं आता, तो उन्हें सेंटिमेंट्स और इमोशंस के बेसिस पे वोट दिलवाने के लिए अपना बस श्योरिटी, अपनी वोट बैंक सिक्योर कर लो, अपन बस श्योर हो जाओ। एंड दैट्स टिपिकली, अगर आप देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में यही होता है। थोड़ा सा बस प्रोपोर्शन में डिफरेंस आता है। वो क्या, एक जो सच्चा स्टेट्समैन है, ही ऑल्सो नोज कि मेरे को ये कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। एंड आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सेम 2005 में नीतीश कुमार केम इनटू पावर, राइट, विद बीजेपी, जेडीयू, बीजेपी। नीतीश कुमार ऑल्सो हैज अ सोशल कोलिशन, उनका भी अपना सोशल कोलिशन है। 2010 में ही जो मैंडेट नीतीश कुमार बीजेपी कंबाइन को मिला, वो सबसे लार्जेस्ट एवर था पिछले 30-40 वर्षों में। वो क्यों मिला? वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि नीतीश कुमार वॉज एबल टू बिल्ड अ बेटर सोशल कोलिशन। वो इसलिए मिला कि सोशल कोलिशन तो था ही था, साथ में उन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए जिससे बहुत सारे सेक्शंस खुश थे। सो फॉर एग्जाम्पल, some of the laws that he brought in. So for example, women reservation in panchayats, he brought it.
ओबीसी और ईबीसी में बाइफरकेट करना सो दैट रिजर्वेशन का बेनिफिट सबको भी, he did it. These are beautiful social changes that he brought. रोड्स पे काम, मैसिव काम हुआ 2005 से 10 के बीच. इलेक्ट्रिसिटी पे मैसिव काम हुआ, हर गांव तक बिजली पहुंची. उसके पहले 50% गांव में बिजली नहीं थी बिहार में, तो उसका भी असर आता है. सो इट्स नॉट 1 और 0. सोशल कोलिशन इज इंपॉर्टेंट, कोई नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप विकास पे भी तो काम कर सकते हैं ना. 5 साल बैठ के सोशल कोलिशन थोड़ी बनाते रहना है आपको. वो बनाइएगा जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शंस के समय उस हिसाब से आप सोचिएगा. तो बाइनरी नहीं है दोनों आपस में. ओके, आपने आपकी बुक में ये बोला है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, कि जो ये फेज था 2005 तक, इस फेज में बिहार कश्मीर से कम नहीं था. ये क्यों बोला है? व्हाई दिस स्टेटमेंट? यस, एंड आई से दिस वेरी रिस्पॉन्सिबली. मैं इनफैक्ट 2018 में श्रीनगर गया था घूमने, और वहाँ पे डल लेक के बीच में ना एक बहुत सुंदर सा कैफ़े और बुक स्टोर है डल झील के बीच में. तो आई लाइक टू रीड एंड राइट अ लॉट, तो मैं उस बुक स्टोर में भी गया, और वहाँ पे कम से कम नहीं तो कश्मीर पे ना 150-200 किताबें होंगी सिर्फ कश्मीर पे, राइट. एंड आई स्टार्टेड ब्राउजिंग. मैंने देखा उसमें एक बहुत सुंदर सी लाइन थी एक बुक में. सेड tragedies make for the best stories, and there's no bigger tragedy of our generation than Kashmir. Right? It's a beautiful line. लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया. अब देखो कंपैरिजन मैंने क्यों किया. कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ होना शुरू हुआ 1990 से शुरू हुआ. बिहार में जो सोशल चेंज है 1990 में आया. कश्मीर में आप जो नंबर्स देखेंगे एकदम प्योर नंबर्स. आई डोंट लाइक टू कंपेयर डेथ्स, लेकिन देयर इज नो बेटर मेट्रिक टू से कश्मीरी पंडितों की हत्या में उसमें अलग अलग नंबर्स हैं, लेकिन कहीं 100, 200, 500 इस तरह की हत्याओं का जिक्र है. जो लोगों का वहाँ से पलायन हुआ वो करीब 80-90 हज़ार कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ. आप बिहार में सेम पीरियड देखेंगे, अगर बिहार में 1990 के दशक में 59 नरसंहार हुए, 59 मैसेकर्स, जातीय हिंसा, 600 लोग मारे गए. जो बिहार से पलायन हुआ है उन 10 सालों में इन मिलियंस. जो 1991 में, एंड आई कोट दिस नंबर इन माय बुक, 91 में माइग्रेशन रेट था बिहार का, और 2001 में 1991 से 3 गुना हो गया था माइग्रेशन बिहार से 2001 तक. राइट. एंड दिस वाज नॉट जस्ट कि वो रोटी कमाने जा रहे हैं बाहर. इट वाज लॉ एंड ऑर्डर इशू. लोग भाग रहे थे. कोई अपने बच्चे को बिहार में रहने देना नहीं चाहता था. राइट. कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रहना चाहता था. सेकेंड, वाई इट इज़ मोर प्रॉब्लमैटिक. कश्मीर तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, JKLF जिसने किया ये, राइट. बिहार में इट वाज समथिंग जो स्टेट अपनी नाक के नीचे होने दे रही थी. देवर माओइस्ट, देवर प्राइवेट कास्ट मिलिशियाज. वो एक गांव में जाके रात में घेर के उसके सारे मेल फोक्स को साफ कर दे रहे थे. फिर ये उसके गांव में जाके यही कर रहे थे. इनके 10 सालों तक चलते रहा. It was worse, I would say, because the state could have stopped it. वहाँ पे वो तो बॉर्डर पार से आ रहे. there's lot of challenges. यहाँ पे कौन सा चैलेंज था? यहाँ पे स्टेट had इनफैक्ट मैं बोलूँगा स्टेट का सपोर्ट था उनको complicit. लोगों ने जो ट्रेजेडी क्रिएट करी that was bigger than कश्मीर. कश्मीर में एक्सटर्नल लोग ट्रेजेडी क्रिएट कर रहे थे, and that's why you compared Kashmir and Bihar together. So I'm saying even if you compare numbers in terms of death, migration, उसके कारण जो डेवस्टेशन हुआ स्टेट का, एवरी वे आई थिंक. सो आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू से कि कश्मीर का दर्द कम है, बट आई एम सेइंग द अटेंशन विच कश्मीर हैज गार्नर्ड, उस काइंड ऑफ अटेंशन आई एम पेन टू सी कि बिहार को कभी इट इज नेवर टॉक्ड अबाउट. आधे से ज़्यादा लोग जानते नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है. द काइंड ऑफ पेन दैट वी हैव सीन, राइट. People don't talk about it. They don't know. They don't empathize. वो बस ऐसे हंस के छोड़ देते हैं. बिहार में तो ऐसे किडनैप कर लेते हैं, जैसे कौन सा मजाक की बात चल रही है. Why do you think बिहार पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है? इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं है, इतनी बातें नहीं होती, इतने ज़्यादा नेशनल लेवल पे कोई मुद्दा नहीं बना जाता कि वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, जबकि वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इन द कंट्री. कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बेनिफिट्स भी बहुत होंगे. उसके बाद भी उसके बारे में कोई बात नहीं होती. वहाँ पे क्या क्राइम हो रहा है उसके बारे में नेशनल लेवल पे बात नहीं होती. वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस पर नेशनल लेवल पे बात नहीं होती. बात अब होती है मेरे ख्याल से. एंड सी व्हाट हैपेंस इज, जो
1990 से 2005 था। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि मीडिया और जो इंटेलिजेंशिया है वो क्या नैरेटिव सेट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से एक जो सबसे बड़ा डिससर्विस मीडिया और इंटेलिजेंशिया ने किया है वो 1990 से 2005 के पीरियड को सोशल रिवॉल्यूशन बता के किया है कि वो तो क्रांति का पीरियड था, सामाजिक क्रांति आ रही थी उस समय। ये कौन सी सामाजिक क्रांति है जिसमें कोई भी बेहतर नहीं हो रहा है? वो सामाजिक क्रांति कैसे हो सकती है? तो वो जो कारण है मेरे ख्याल से उसके कारण जो शायद पेन है जो निकल के आना चाहिए था और जिन चीजों पे ज्यादा बात होनी चाहिए थी उस पे बात नहीं हुई। बस ऐसे देखा जाने लगा कि अच्छा सामाजिक क्रांति का पीरियड था तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होना ही होना है, तो ये थोड़ा सा उसका कोलैटरल डैमेज है। तो कोलैटरल डैमेज के तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और लालू जी को मसीहा बता दिया गया सोशल रिवॉल्यूशन का कि लालू जी तो पिछड़ों के जननायक हैं और इतने बड़े नेता हैं, which is absolutely rubbish. That man has devastated, ruined entire generation of Bihar. Okay, tell me, उनके पीरियड को आप जंगल राज क्यों बोलते थे? What do you mean by जंगल राज? So ये एक ऐसा टर्म है जो मैंने नहीं दिया है। Okay. हाँ, मतलब ये बहुत सुनने वाला, मूवीज में भी बहुत सुनने को आता है, हर जगह मीडिया में भी सुनना। जंगल राज का मतलब क्या होता है? जंगल राज का मतलब ये है कि वो जंगल है, मतलब there's no law and order, there are no rules, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, मतलब वहाँ कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसे जंगल राज बोलते हैं। राबड़ी देवी के भाई है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो आजकल आप देखते होंगे कि रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी है, जिनको सारन से उन्होंने टिकट दिया है, जिन्होंने उनको किडनी दिया था सिंगापुर में जो रहती है बेटी, आप याद कीजिए। सो रोहिणी आचार्य इज कॉल्ड अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, बट हाउ डिड शी बिकम अ डॉक्टर? उनकी बड़ी जो बेटी है मीसा भारती, वो भी डॉक्टर है। दोनों डॉक्टर कैसे बनी? तो मीसा भारती ने कभी मेडिकल एंट्रेंस का एग्जामिनेशन का वो क्रैक नहीं किया, तो उनको जमशेदपुर में टाटा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ का कोटा होता है, उससे उनको वहाँ पे एडमिशन दिला दिया गया। जबकि लालू राबड़ी कोई टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ नहीं थे, लेकिन स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ एडमिशन दिलाया। फिर बोला गया कि वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो उनको शिफ्ट करना पड़ेगा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, तो उनको पटना मेडिकल कॉलेज में फिर शिफ्ट कर दिया गया। शी टॉप्ड द MBBS एग्जाम विद अ डिस्टिंक्शन इन गायनोकोलॉजी व्हेन हर मदर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड शी नेवर प्रैक्टिस्ड मेडिसिन फॉर अ डे इन हर लाइफ। ये पहली बेटी हुई, तो पहली हुई तो दूसरी को भी फिर मन हो गया होगा कि उन्हें भी डॉक्टर बनना है, तो उन्हें भी सेम रूट से पहले टाटा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया, टिस्को कोटा पे। रोहिणी आचार्य की शादी थी 2002 में। 2002 में पटना में जब उनकी शादी थी तो पूरे पटना में ऐसा हुड़दंग मचा, आप किसी से भी पूछ लेंगे बिहार में सबको पता होगा। एक पंडाल बनाया गया जिसका शेप था ताजमहल पैलेस होटल की तरह, उसका रेप्लिका बनाया गया पंडाल। वो तंत्र तो ठीक है, आप कुछ भी बना लीजिए। उसके बाद जो राबड़ी देवी के दो भाई हैं, साधु और सुभाष यादव, आपने अक्सर नाम सुने होंगे उनके, वो पटना के कार शोरूम्स में गए और उनसे गाड़ियां मांगी, तो बेचारे ने 5 गाड़ियां दे दी अपनी कि साहब रख लीजिए। उन्होंने कहा इतने से नहीं होगा, फिर 10 AC गाड़ियां और उठा ली। वो गाड़ी ले गए बारातियों को लाने ले जाने के लिए। फिर चले गए फर्नीचर शोरूम, बोला पंडाल बन गया तो इसमें सोफा भी लगाने होंगे, वहां से 100 सोफा सेट उठा लिए और लाके पंडाल में लगा दिया। जो गाड़ियां लेके गए गाड़ी के शोरूम से, उसका पेट्रोल भी क्रेडिट पर लिया। फिर चले गए ये ज्वेलर्स के पास, वहां से ज्वेलरी उठा ली। सिर्फ फूल वाले बच गए। क्यों? क्योंकि फूल आ रहा था सिंगापुर से, बैंकॉक से, तो फूल वाले बच गए। जो दूल्हे का जो गांव था, वहां पे रातों रात सड़क पहुंच गई, रातों रात वहां बिजली की कनेक्शन हो गई, रातों रात वहां टेलीफोन की लाइन पहुंच गई। बिजली कनेक्शन में देयर इज एस्टिमेट विच सेज सिर्फ 25 लाख रुपए का ट्रांसमिशन लॉस हुआ बिजली पहुंचाने में उस गांव में। 300 कमांडोज STF के लगे हुए थे सिर्फ बारातियों के आवाभगत और सुरक्षा में, और 10,000 कार्ड छपे थे गेस्ट बुलाने के लिए। और कार्ड्स को बांटा किसने? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और DM SP सब कार्ड्स बांट रहे थे लालू की बेटी की शादी की। तो ये लालू की बेटी की शादी का है पटना में, राइट? आई कैन गिव यू मोर इंस्टेंसेस इफ यू वांट। और ये सब
public record है, documented, ये This is- real है कि you're telling me based on That's what I'm saying. your opinions or what you have observed maybe. That's what I'm saying. Instances ऐसे हैं जो विश्वास नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन इतने ही सच हैं जिसमें कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता है. लालू रिफ्यूट नहीं कर सकते, बाकी लोग तो छोड़ दे. Give me more incident, like give me one more incidents. I want to know more what I'll exactly give you a very serious one. So, this is again very famous. There was a guy called Gautam. London-based doctor का बेटा, aspiring politician, came back to Bihar. उसने आरजेडी का यूथ विंग ज्वाइन किया. साधु यादव उसका सो कॉल्ड दोस्त, मेंटर, जो भी यूथ विंग में. दिस गर्ल कॉल्ड शिल्पी जैन, एक पटना के बहुत बड़े क्लोथ मर्चेंट की बेटी, उज्जवल जैन की बेटी, मिस पटना टाइटल विनर. बोथ वर इन अ रिलेशनशिप एलिजेडली, राइट. एक दिन एक गराज में, लॉक्ड गराज में, कार में दोनों की डेड सेमी न्यूड बॉडीज मिली. और जो गराज था वो जिस घर के बगल में था, वो घर था 12 फ्रेजर रोड पटना. वो घर था साधु यादव का, राबड़ी देवी का भाई. तो ये जैसी खबर फैली, पुलिस आई, आती उसके पहले साधु यादव के सारे सपोर्टर्स आ गए. वो बहुत हल्ला हंगामा हुआ. उस कार को जिसको शायद टो करके ले जाना चाहिए था एविडेंस बचाने के लिए, फटाफट बॉडीज को हटाया गया. उस कार को ड्राइव करके कांस्टेबल ले गया. फिंगरप्रिंट सारे हट गए. आपाधापी में बोल दिया गया सुसाइड है. जो गौतम की बॉडी थी उसको तुरंत बिना उसकी फैमिली के परमिशन के क्रिमेट कर दिया गया. पहले सुसाइड बोला, फिर बोला नहीं पॉइजनिंग है, राइट. बहुत जब हल्ला हंगामा मचा इस पे, तो केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया. सीबीआई ने जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई शिल्पी जैन की, मल्टीपल पीपल हैड रेप्ड हर बिफोर हर डेथ. सीबीआई ने साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा. साधु यादव रिफ्यूज्ड. He refused to give the DNA sample to CBI. To CBI. Can they refuse? Can somebody refuse? He refused. But can you refuse? You can't, Yes. right? Yes. No, so you can't. So what next then? जो पुलिस का इंटायर, पुलिस इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, क्या कर लोगे उसका? रिफ्यूज्ड. केस गॉट क्लोज्ड एज अ सुसाइड. शिल्पी जैन का जो ब्रदर था प्रशांत जैन केप्ट परसुइंग इट. कुछ सालों के बाद प्रशांत जैन को एक दिन एब्डक्ट कर लिया जाता है, किडनैप. बहुत हल्ला हंगामा हो, तो 12 दिन के बाद उसे छोड़ा गया. बहुत ऑब्वियस था किसने किडनैप किया था. ही वॉज परसुइंग द केस बिकॉज 12 दिन के बाद छोड़ दिया गया. फिर ही स्टॉप परसुइंग द केस एंड द केस गॉट क्लोज्ड. दिस अगेन इज अगेन यू कैन जस्ट मेक अ नॉर्मल गूगल सर्च एंड देयर आर स्टोरीज. एक बहुत डिटेल्ड स्टोरी है दैट आई हैव नॉट कोटेड इन द बुक बिकॉज इट वॉज नॉट there was not primary sources to it. It says how and what happened actually on that day. Go ahead, tell me. कहा जाता है कि शिल्पी जैन कॉलेज जा रही थी और एक कार से साधु यादव के कुछ जो भी दोस्त, उसके चेले जो भी थे, वो उसी रास्ते से जा रहे थे. उसने शिल्पी जैन को देखा और कहा कि चलो तुम्हें हम कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं. उसे कार में बिठाया और उसे कार में बिठा के पटना के एक बहुत बाहर में कोई एक गोडाउन या गराज टाइप जो था, वहाँ ले गए उसे. गौतम को पता चला कहीं से कि कार में बिठा के ये लोग उसको ले गए हैं. तो गौतम को लोकेशन पता था. गौतम उसके पीछे पीछे वहाँ तक गया. जब वह वहाँ तक पहुँचा तो देखा कि शिल्पी के साथ कुछ गलत हो रहा है. तो इसने विरोध किया, तो फिर दोनों को बांधा गया. शिल्पी वॉज रेप्ड, बोथ वर मर्डर्ड देयर. देन देयर बॉडीज वॉज केप्ट इन द कार, ब्रॉट टू द गराज एंड केप्ट देयर. Have you seen a series called Maharani? I've seen some bits of Have it. you seen it? There are incidents of what you're saying in the series as well. क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स के ऊपर है and this exact scene happens in that series as well. Okay. Something similar कि उधर जो स्टेट की पैजेंट विनर रहती है उसके साथ होता है उसके बॉयफ्रेंड के exact same. तो inspired by this. And same एक गैराज में ही होता है one of the very powerful MLAs who does something similar. And this, he's not just a powerful MLA. Understand this. वो चीफ मिनिस्टर का भाई था. He's not just another MLA. There's a difference. Almost as good as chief minister.
ही वॉज बिकॉज उसमें क्या हुआ था, लालू जेल में थे, राबड़ी देवी वॉज, शी इज़ अनलेटर्ड, शी डज नॉट नो टू रीड एंड राइट, तो गवर्नमेंट वर्चुअली यही लोग दोनों चला रहे थे, साधु एंड सुभाष यादव. सो यस. लेट्स टॉक अबाउट दिस इंडिविजुअल जो आपने बोला कि पूरे बिहार में, बिहार एक स्टेट से रन नहीं था, अलग अलग बाहुबली रन करते थे. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हर पूरे स्टेट में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? क्या बाहुबली का स्टेटस था? क्या करते थे? व्हाट वाज द होल सिनेरियो? एंड हर जो सीरीज़ होती है, मूवीज़ होती है, जिसके बेसिस पे जो हमें पता चलता है देखने, उन सब में यही दिखाते हैं कि बिहार इज़ यूजुअली अंडर कंट्रोल ऑफ सो कॉल्ड बाहुबली, या जो बहुत पावरफुल वहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं वो ही कंट्रोल करते हैं और कोई नहीं होता. वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे एक DGP लेवल तक के पुलिस ऑफिसर को ऐसे चेंज कर दिया जाता है क्योंकि जस्ट बिकॉज वो किसी एक बाहुबली के सपोर्ट में नहीं थे. SP वगैरह को कैसे ट्रीट करा जाता है एक पॉलिटिशियन, सब जो सीरीज़ में दिखाते हैं. एंड बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू हैव रिटन इन द बुक इज ये सब रियलिटी थी. I'll give examples. So explain me the whole thing. Yeah. So see, what happens is, I'll give you some historical context to it. 60 और 70 के दशक में क्या हुआ कि बूथ कैप्चरिंग चालू हुई इलेक्शंस में. बूथ कैप्चरिंग हम सब जानते हैं. तो बूथ कैप्चरिंग में क्या होता था कि अब जो नेता खुद जाके तो बूथ कैप्चर करेगा नहीं, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्गमैन जो होते थे अलग अलग जगहों के, गाँव के, वो ढूंढते थे और उनको जिम्मेदारी दे देते थे कि ये 10 गांव के बूथ तुम्हें लूटने हैं मेरे लिए, 10 गांव के बूथ तुम्हें लूटने हैं. तो ये बाहुबली बन के आने लगी जो बूथ कैप्चर करने वाले थे. 60 और 70 के दशक में इस तरह से बहुत सारे नेता अपने अपने यहाँ जीतते थे. इन्हें रियलाइज होने लगा, इन बाहुबलियों को जो बूथ लूटते थे, कि यार जब हम ही बूथ लूट कर इनको जिता रहे हैं तो इलेक्शन हम ही क्यों ना लड़ लें, राइट. तो आप देखेंगे 80 के दशक में क्या हुआ, बहुत सारे इनमें से जो हेंचमैन हुआ करते थे अर्लियर, वो खुद इलेक्शन में आ गए और कई बार तो अपने ही जो उनके सो कॉल्ड मालिक या नेता थे उसी के अगेंस्ट, और जीते भी. और आज बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं जो एक्चुअली वो बूथ लूटने वाले काम के साथ शुरू हुए थे, आज भी हैं. जैसे लेट्स नॉट टेक नेम्स. ओके. बहुत सारे ऐसे. तो 1990 में इसका पीक आया. 1990 में जो स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें 30 इंडिपेंडेंट MLA जीत के आए, 30 इंडिपेंडेंट, और ये सभी अपने अपने क्षेत्र के बाहुबली थे, राइट. अब इनके सहयोग से सरकार बनी, लालू यादव की सरकार बनी. इनमें बड़े बड़े नाम थे जो आप आज सुनते हैं, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, और भी कुछ, तस्लीमुद्दीन, और भी कुछ नाम थे, सुरेंद्र यादव, वो लोग तो पार्टी से थे वैसे. अब क्या होता था कि ये अपने क्षेत्र में इतने मजबूत होते थे, उनको किसी पार्टी के सिंबल की जरूरत नहीं थी जीतने के लिए, वो इंडिपेंडेंट भी जीत रहे. तो पार्टी क्या बोलती थी, तुम्हें यार अपने यहाँ जो करना है कर लो, बस तुम मेरी पार्टी को सपोर्ट करो या मेरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो. बाद में उन सबको पार्टी में भी मिला लिया गया. तो उनको अपने एरिया में रूल करने के लिए एक तरह से छोड़ दिया जाता था, बिकॉज उनका भी एक ऑरा पावर मेंटेन रहे कि मेरे क्षेत्र में मेरी चलेगी, राइट, कि मेरे ऊपर कोई भी ओवर रूल नहीं है, और मैं अपने क्षेत्र में आई डोंट वांट इंटरफेरेंस. तो आई गिव एन एग्जांपल ऑफ शहाबुद्दीन का. आपने जितने भी क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का आज तक नाम सुना होगा देश में, अपने यूपी के बहुत बड़े बड़े सुने होंगे, मुख्तार अंसारी और ये और आज तक का सबसे, लेकिन ऐसे ड्रेडेड और बड़ा क्रिमिनल पॉलिटिशियन कोई हुआ है तो शहाबुद्दीन. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? शहाबुद्दीन के क्राइम्स कुछ हैं. एक बहुत फेमस क्राइम था, मर्डर ऑफ अ स्टूडेंट यूनियन लीडर चंद्रशेखर. चंदू बहुत फेमस थे. चंद्रशेखर JNU में थे, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, लेफ्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे. तो ही वेंट बैक टू सिवान, वहाँ पे ग्राउंड पे काम करना शुरू किया, ग्राउंड से ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी शुरू की और करप्शन के खिलाफ बोले, हर चीज़ के खिलाफ बोले. ही स्टार्टेड बीइंग सीन एज अ कंटेंडर सिवान के लिए. एक दिन वो सिवान का एक बहुत फेमस चौराहा है, वहाँ पे एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे और उनकी हत्या कर दी जाती है भरी सभा में. सबको पता है किसने हत्या करवाई है. फिर एक बहुत बड़ी रैली निकलती है जो चंदू के गांव से लेकर सिवान के उस चौक तक. IK गुजराल चंदू की माँ को 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन ऑफर करते हैं. चंदू की माँ उसे रिफ्यूज़ कर देती है, कहती है कि सबको पता है कि हत्यारा कौन है, अगर आपको मुझे कोई सहायता ही करनी है तो उसे पकड़ के कीजिए, इन पैसों से मत कीजिए. दिल्ली में बिहार भवन के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकलता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स JNU के खास करके जाते हैं.
उस भीड़ पर साधु यादव गोली चलवाते हैं उस प्रोटेस्ट मार्च पर। तो चंद्रशेखर की हत्या एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ। इसी प्रकार से एक तो सिवान में क्या होता था अक्सर कि शहाबुद्दीन के डर से कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा सकता था। बहुत सारे दुकान शहाबुद्दीन की तस्वीरें लगाते थे अपने दुकान में, दुकानदार, अलीजेंस दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। शहाबुद्दीन खाप पंचायत लगाते थे। शहाबुद्दीन के यहाँ PIL दाखिल होते थे, वो डिसाइड करते थे मैटर्स पे। डॉक्टर की फीस कितनी होनी चाहिए, सिनेमा हॉल का टिकट का रेट कितना होना चाहिए। पर सिवान में कुछ भी होगा शहाबुद्दीन की मर्जी से होगा। और इसमें हल्का सा भी मैं एग्जैजरेट शायद नहीं कर पा रहा हूं उतना जितना एक्चुअली वो था। एक बहुत ही फेमस और केस हुआ चंदा बाबू का। चंदा बाबू के 3 बेटे थे। उनकी दुकान थी वहाँ की मार्केट में, और एक दिन जब शहाबुद्दीन के कुछ लड़के वहाँ पे रंगदारी वसूल करने आए, उनका था हर हफ्ते का लेवी था, तो कुछ बहस हुई चंदा बाबू के बेटे से। तो वो बेटे ने क्या किया, पास के दुकान में गया, ऐसे डराने के लिए तेजाब ला के उसको दिखाया, तो लोग चले गए उस समय। फिर बाद में शहाबुद्दीन के आदमी आते हैं, उन दोनों बेटों को उठा के, तीनों बेटों को उठा के इनफैक्ट वो खेत में ले गए। एक जो सबसे छोटा वाला बेटा था वो तो भाग गया, बाकी दोनों बेटों को तेजाब से नहला के मार डाला, राइट। और जो तीसरा बेटा है, ये पब्लिक में हुआ। एवरी डैम पर्सन इन द वर्ल्ड नोज, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड नोज। तीसरा बेटा जो है, जब ये केस चल रहा था चंदा बाबू ये केस लड़ते रहे अपने आखिरी दम तक, और तीसरा बेटा विटनेस था उस चीज का। जिस दिन गवाही थी उसके पिछले दिन बेटे की हत्या कर दी गई, तीसरे बेटे की। उसकी जस्ट 10 दिनों पहले शादी भी हुई थी। एक दूसरा बहुत बड़ा कांड है। एक और बताता हूं आपको, एक और मर्डर केस हुआ जिसमें 2 लोगों की बॉडीज को चॉप ऑफ करके वो डिस्पोज कर दिया गया, लेकिन चूंकि कभी बॉडीज मिली नहीं तो प्रूव हुआ नहीं। तो इसमें शहाबुद्दीन का एक चेला जो वो शामिल था, सम पप्पू, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए शहाबुद्दीन के घर पे होता, शहाबुद्दीन के घर पे पहुंची। तो जो पुलिस ऑफिसर पहुंची, संजीव कुमार आई गेस उसका नेम, शहाबुद्दीन ने उसे झापड़ मारा, और पुलिस ऑफिसर को, और जितने लोग साथ में थे पुलिस वाले, उनको शहाबुद्दीन के लोगों ने पीटा। तो ये लोग सब उस समय चले गए। फिर उधर से रीइंफोर्समेंट लेके आए, और जब रीइंफोर्समेंट लेके आए तो दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई, लेकिन गैंग वॉर बिटवीन पुलिस एंड देम। उसमें शहाबुद्दीन के 6 लोग मारे गए, 2 पुलिस वाले मारे गए, पुलिस की जीपों में आग लगा दी गई, शहाबुद्दीन फरार हो गया। और शहाबुद्दीन ने स्टेटमेंट दिया, उस समय IPS थे सिवान के बच्चू सिंह मीना, कि बच्चू सिंह को अगर, ही वॉज फ्रॉम राजस्थान, कि राजस्थान तक भी ढूंढना पड़ेगा तो उसे ढूंढेंगे और उसे मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर, राइट। लुक एट द ऑडेसिटी, राइट। बाद में 2004 के आसपास में ही वॉज फाइनली अरेस्टेड। बहुत सारे, तो उसको सिवान में एक हॉस्पिटल का पूरा एक फ्लोर दे दिया गया, जहाँ पे फिर वहाँ पे जनता दरबार लगती थी, और वो कहने को बस इम्प्रिजनमेंट था। 2004 की ये घटना है। एंड फाइनली जब रेड हुआ शहाबुद्दीन के घर पे 2005 में, एंड जब नीतीश की सरकार आई, एंड थोड़ा उनके पावर कम हुए थे, उस रेड में शहाबुद्दीन के घर से नाइट विजन गॉगल्स हुए बरामद, लेजर गाइडेड गन्स, AK-47s, और उन वेपन्स पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टैम्प थे, राइट। एंड दिस इज अ फॉर्मल रिपोर्ट बाय द देन DGP ओझा। ही राइट्स इन हिज रिपोर्ट कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उस पर मुहर थे। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है, दे से इन वन ऑफ द जजमेंट्स, कि बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग एन MP, हाउ कैन यू कीप थिंग्स विच आर नॉट अलाउड टू बी केप्ट बाई सिविलियंस। सिर्फ आर्मी के लिए अलाउड है, नाइट विजन गॉगल्स, लेजर गाइडेड गन्स, सिविलियंस रख ही नहीं सकते इंडिया में, तो आपके पास कैसे है ये, राइट। दिस वाज शहाबुद्दीन। एंड द आयरनी ऑफ इट ऑल, शहाबुद्दीन वन ऑफ द सबसे ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट्स रहे हैं लालू के पूरी जिंदगी, सबसे ट्रस्टेड। 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जनता दल वाज अ मेजर पार्टनर, शहाबुद्दीन had almost become the Union Home Minister of State. Almost. लालू से गृह राज्य मंत्री बना रहे थे। ओके, ये सब जो बिहार में होता था,
एट द सेम टाइम जैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, पोलिंग बूथ कैप्चरिंग, वो मल्टीपल स्टेट में होता था, सिर्फ बिहार में नहीं होता था, राइट? वहाँ सब भी बहुत सारे बाहुबली हैं, बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, बहुत सारे करप्ट थे जो पॉलिटिशियंस बन गए। तो उन सब में लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट बेटर कैसे हुई वर्सेस बिहार में ही क्यों नहीं हो पाया? 90 के दशक में क्या हुआ, आप कभी भी किसी प्रकार का चेंज जो लाना चाहते हैं उसके दोनों तरीके हो सकते हैं। एक तो सबको मिला के सोशल चेंज आप लेते हैं, और जो दूसरा तरीका है जो लालू ने अपनाया वो है कि हम जो पूरा स्ट्रक्चर है सोशल उसको पलट दें, कि अब तक तुम्हारी बारी थी, अब मेरी बारी है, और तुमने मुझे कल परेशान किया, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तो दूसरा तरीका बिहार में अपनाया गया, और देश के किसी भी स्टेट में किसी भी पॉलिटिशियन ने इतना स्ट्रांगली वो दूसरा तरीका नहीं अपनाया है। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक लेड टू द ब्रेकडाउन वहां पे। तो हर चीज को कास्ट के लेंस से देखा जाने लगा, हर चीज को मी वर्सेस यू के लेंस से देखा जाने लगा। बहुत सारे आप इंस्टेंसेस आप लालू के देखेंगे इनफैक्ट, जिसमें आप सिंपली ऐसे देखिए, ब्यूरोक्रेसी में तो लालू का अपना ही एक तरीका था, सबको अंडरमाइन करने के लिए, और खास करके उस समय तक ब्यूरोक्रेसी वॉज वेरी अपर कास्ट हेवी, राइट? ओबीसी रिजर्वेशंस 90s में आए तो उस समय तक तो ज़्यादातर अपर कास्ट ही होते थे। लालू क्या करते थे, अपने जब वो घर के सामने वो बैठते थे तो कुर्सी पे बैठ के पाँव टेबल पे रखते थे और पाँव के सामने ब्यूरोक्रेट्स कैसे खड़े रखते थे, राइट? और उसकी फ़ोटो खिंचवाते थे, और ये अखबारों में छपती थी, और लोगों को बहुत खुशी होता था, उनके वोटर्स को खुशी होता था, सबको लाइन पे ला दिया है, बहुत खुशी की बात है। ब्यूरोक्रेसी में 1992 में बता रहा हूँ, एंड दिस इज अ डेटा, मतलब सारे ये IAS IPS IFS ऑफिसर्स खड़े रहते थे सामने। यस। और वो स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी, द हाईएस्ट रैंकिंग IAS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी को वो बोलते थे बड़ा बाबू। बड़ा बाबू इज जनरली द SHO ऑफ अ पुलिस स्टेशन, बड़ा बाबू जो हम बोलते हैं। और जो स्टेट का DGP होता था उसे वो मुंशी जी बोलते थे। मुंशी जी जो पुलिस स्टेशन में क्लरिकल स्टाफ होता है उसे मुंशी जी बोलते हैं, वो मुंशी जी बुलाते थे। और 1992 में, एंड आई हैव कोटेड दिस इन अ बुक, आउट ऑफ 382 IAS ऑफिसर्स इन द स्टेट, 144 रिक्वेस्टेड फॉर अ सेंट्रल डेप्यूटेशन। उन्होंने बोला भाई हमें सेंटर में ले लो, यहां नहीं रह पाएंगे। तो ब्यूरोक्रेसी का रिस्पेक्ट, उसका वर्किंग कैपेसिटी, सब कुछ तोड़ दिया। तो उसमें शायद जो थोड़े बहुत थे जो उनके लाइन को टो कर गए वो टिक गए, बाकियों को जैसे उनका तरीका था, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी कुछ किया तो ट्रांसफ़र कर दिया, पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह कर दी जहाँ कोई रेलेवेंस नहीं हो। ब्यूरोक्रेट्स, एंड दीज आर अगेन रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स लालू के जो पान का पीकदान होता है जिसमें वो पान खा के थूकते हैं, वो उठा के उनको देते थे उनके पान थूकने के लिए। साथ में एक ब्यूरोक्रेट होता था, कोई भी बगल में होता था उसको इशारा करते थे कि पीकदान उठाओ, एंड ब्यूरोक्रेट्स यूज्ड टू डू दैट। सो ये कहीं नहीं हुआ है, दैट इज द मेजर डिफरेंस। ओके, टेल मी, जब वो इतने पावरफुल थे और इतना ज़्यादा उनका मैनेजमेंट जो था यादव मुस्लिम ओवरऑल हर चीज़ का, सोशल इंजीनियरिंग का, सोशल कोलिशन का, और हर जगह वो पावरफुल बनते गए थे, उनके साथ सारे बाहुबली भी थे, एंड एट द पीक ऑफ इट्स पावर, राइट? उनका डाउनफॉल कैसे हुआ? हाउ डिड ही गॉट रिप्लेस्ड और लेट्स से चेंज्ड या हटाई दिए? सो दैट्स द ब्यूटी और द आयरनी ऑफ पावर। जब कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ना तो उसको लगता है ही ड्राइव्स द वर्ल्ड, ही कैन नॉट बी डिफीटेड। किसी को भी आप हिस्ट्री में ले लो, हिटलर नेवर थॉट ही कुड बी डिफीटेड, राइट? In anybody in the world, Pol Pot, Hitler, anybody, the Russian oligarchs and so on. लालू यादव को 1996 की बात है, लालू यादव बिहार में तो खैर बन ही चुके थे हीरो, वो जनता दल के नेशनल प्रेसिडेंट बन गए थे, एंड लालू वाज वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर प्राइम मिनिस्टीरियल पोजीशन, राइट? वो बन भी जाते शायद अगर मुलायम सिंह यादव उनको सपोर्ट करते या उनके नाम पे वीटो नहीं लगाते। मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते थे कि दूसरा यादव लीडर बन जाए, दोनों की अपनी अपनी टसल थी बिहार और यूपी में, तो लालू नहीं बन पाए, एंड देन देवगौड़ा बने, आई के गुजराल बने। तो इस समय तक तो लालू को लगता था कि यार देश में कोई नेता है तो मैं ही हूँ, और उनके फॉलोअर्स को भी लगता था, एंड ही वाज एक्चुअली दैट पावरफुल, एटलीस्ट इन दिस बेल्ट, एंड दैट पॉपुलर, एग्जैक्टली, ही वाज पॉपुलर। 1997 में चारा घोटाला सामने आया, राइट?
मैंने उसका जिक्र किया किताब में, एक बहुत फेमस सेक्रेटरी थे VS दुबे करके। तो 90 के दशक में क्या हुआ करता था, और अक्सर हम अखबारों में पढ़ते थे कि किसी भी सरकारी, हर दिन ही करीब करीब एक न्यूज़ होता था कि सरकारी शिक्षकों का वेतनमान 6 महीने से लंबित है, इन क्लर्क्स का वेतनमान 3 साल से लंबित है, किसी को भी टाइम पे पैसे नहीं मिलते थे। आजकल आप ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों होगा। 3 साल तक सैलरीज ही नहीं मिलते थे। हर डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है, किसी का 3 महीने से पेंडिंग है, किसी का 6 महीने से पेंडिंग है। इतना यूजुअल फिनोमिना था ये कि किसी को अगर समय पैसा मिल गया तो वो तो स्वर्ग है। तो VS दुबे ने लिखा कि मैंने जब फाइल्स देखा और मैंने ये देखा कि सैलरीज ही नहीं दे पा रहे हैं हम अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो पैसा जा कहाँ रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं पैसे का, बिहार में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट तो कर नहीं रहे। तो मैंने वो एक्सपेंडिचर्स और इसके मैंने सबको सारे DMs को भी मैसेजेस किया कि देखो यार हो क्या रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। और CAG से भी उसी समय कुछ रिपोर्ट आई कि जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग, उसमें जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जितना बजट है उसका 5 गुना हो रहा है। तो ऐसा कौन सा काम हो रहा है पशुपालन विभाग में कि बजट से 5 गुना खर्च हो रहा है। तो एक बहुत फेमस, एंड ही इज नाउ इन द PMO, अमित खरे, ही इज द IAS ऑफिसर, वेरी अपराइट IAS ऑफिसर। वो चाईबासा के DC थे। तो उन्होंने चाईबासा में जो पशुपालन विभाग था उस पर रेड किया, और रेड करके वहाँ पे उन्होंने उसके बिल्स विल सब कुछ चेक किए, और उन्होंने देखा कि एक तो सिर्फ खर्च ही नहीं 5 गुना हो रहा है, जितने बिल्स और वाउचर्स है सारे फेक है। तो उन्होंने उसको रिपोर्ट बैक किया। फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाने लगा, फटाफट चेकिंग होने लगी कि यार तुम देखो क्या हो रहा है। देखा ये तो एकदम कॉमन थ्रेड है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यही हो रहा है। एंड देयर स्टार्टेड द अनअर्थिंग ऑफ चारा घोटाला। CBI को केस ट्रांसफर, तो जब ये चारा घोटाला सामने आया तो लालू ने क्या किया, 1 मैन कमीशन बनाया एक, राइट, कि कुछ तो जांच करानी होगी। तो जिस 1 मैन कमीशन का उसको जो हेड था, कुछ दिनों बाद उसी का नाम आने लगा उस चारा घोटाले में। तो अब लालू क्या करते, तो उनके बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन केस को कोर्ट ने CBI को सौंप दिया। बिहार कोर्ट नहीं? यस, तो फिर बिहार कोर्ट अंडर कंट्रोल में नहीं थी? नहीं, हाईकोर्ट ने ठीक है, मतलब इतना भी अपने इंस्टीट्यूशंस टूटे नहीं है कि तो CBI को सौंप दिया गया। CBI ने फिर जैसी जांच करनी शुरू की, पता चला ये तो 900 करोड़ का स्कैम है। 900 करोड़ उस समय 97 में, मतलब अनइमेजिनेबल। तो सबसे बड़ा घोटाला 900 करोड़ का स्कैम है। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे उस समय तक उसके समर्थक सोच भी नहीं पा रहे थे कि लालू को जेल हो जाएगी। सब लगता था ये तो इम्पॉसिबल, लालू और जेल, मतलब ये सब तो मजाक है यार, लालू कैसे? हाँ। तो कैसे गवर्नर से परमिशन लिया गया, कैसे CBI ने पूरा फ्रेम किया, कैसे अरेस्ट किया गया, कैसे लालू ने तुरंत फिर अपने घर में ही अपनी वाइफ को जाके बोला, राबड़ी देवी को, कि आज से तुम चीफ मिनिस्टर हो, और जाके सारे MLAs को बोल दिया कि अब से ये आपकी नई चीफ मिनिस्टर है। फिर लालू जेल जाते हैं, वहीं से पतन शुरू हुआ मेरे ख्याल से। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी ये सब हुआ? यस। तो कैसे हुआ, कैन यू एक्सप्लेन, कैसे अरेस्ट किया इतने पावरफुल चीफ मिनिस्टर का, जिनके कंट्रोल में स्टेट चलती है? करेक्ट। जहाँ पे मर्डर्स, रेप, मैस्करेर, असैसिन्स, किडनैपिंग, करेक्ट, ये सब इतने ओपनली चल रहा है, वहाँ पर उन्हीं को अरेस्ट कैसे कर लिया पुलिस ने, जहाँ पे पुलिस की भी नहीं चल रही, वहाँ पे पुलिस वाला रोज चेंज हो रहा है। सो अगेन CBI ने अरेस्ट किया। CBI ने पहले गवर्नर से इनफैक्ट परमिशन लिया इस चीज़ के लिए। CBI ने फिर सेंट्रल फोर्सेस मंगाए, पूरे पटना को ब्लॉकेड किया गया, जो पूरा CM हाउस का एरिया उसको ब्लॉकेड किया गया। 1-2 दिन से माहौल बनने लगा, सबको समझ में आने लगा कुछ होने वाला है। लालू को समझ में आ चुका था कि आई एम गॉन। अच्छा, लालू को समझ में आ गया था कि उन्हीं के अरेस्ट के लिए हो रहा है ये सब? समझ में एक तो अरेस्ट के लिए हो रहा है, प्लस समझ में आ गया था कि इस केस में तो मैं फंस चुका हूँ, देयर इज नो वे आउट, और अगर वो कुछ भी रिटेलिएट करूंगा इट विल गो अगेंस्ट मी, राइट। तो लालू को दिख गया लास्ट तक कि अब माई अरेस्ट इज द ओनली सोल्यूशन एंड टू दिस। तो मेरे अरेस्ट के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, और इसके पहले बहुत सारे मैशिनेशंस हुए। तो हुआ क्या कि ये चारा घोटाले का जो CBI का जांच भी है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले देवेगौड़ा PM थे, तो देवेगौड़ा ने उस समय के जो CBI चीफ थे उनको पुश किया लालू के खिलाफ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि लालू ने जब 1990 में और इनफैक्ट उस समय भी जब वो PM बने थे तो लालू ने अपोज किया था देवेगौड़ा का PM बनना। इनफैक्ट
तो देवेगौड़ा वांटेड टू टेक दैट रिवेंज, सो देवेगौड़ा पुश्ड सीबीआई डायरेक्टर को कि लालू के खिलाफ इस केस में गो डीपर इनटू इट। फिर देवेगौड़ा की सरकार गिर गई, आई.के. गुजराल बन गए पीएम। आई.के. गुजराल को लालू ने ही पहले पटना से चुनाव लड़वाया था 1991, फिर बाद में राज्यसभा भेजा था, तो वो थोड़ी दोनों की ये थी, अंडरस्टैंडिंग थी। तो लालू ने आई.के. गुजराल को फिर बोला कि यार ये क्या मेरे खिलाफ सीबीआई वगैरह लगाए हुए हो, यू नो, एंड इसको आप ये करिए। एंड दिस इज रिकॉर्डेड, जोगिंदर सिंह ने अपने इंटरव्यू में बोला, जो सीबीआई डायरेक्टर थे। आई.के. गुजराल कॉल्ड हिम एंड सेड कि यार इस केस में थोड़ा सा गो स्लो। शी सेड गिव मी इन राइटिंग। तो बोला कि मैं तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो बोला कि हाँ, एंड बाय वर्च्यू ऑफ फैक्ट कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि मेरे और कोर्ट के बीच क्या चल रहा है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है सीबीआई को, सीबीआई अपना जांच करे, उसको सब सौंपेगी, प्राइम मिनिस्टर को इससे क्या लेना देना है। जोगिंदर सिंह कोर्ट सेट वो भी बताते कि फिर होम मिनिस्टर ने भी कॉल किया, उन्होंने भी बोला यार थोड़ा धीरे हो जाओ, मत करो ये वो। लेकिन तब तक ये स्कैम बड़ा हो चुका था, वो इतना पब्लिक नॉलेज हो चुका था कि उसमें धीरे होना पॉसिबल भी नहीं था, नेशनल स्कैम। तो लालू ने हर पॉसिबल प्रयास किया। लालू ने आई.के. गुजराल को ऑफर दिया कि बिहार में जहां से भी चुनाव लड़ना है मैं आपको चुनाव लड़वाऊंगा, जो कर सकते हैं करिए, रोकिए इसको। इट कुड नॉट बी कंटेन्ड बाय देन, इट हैड बिकम टू बिग बाय देन, राइट। लालू को समझ में आ गया था कि अब इसमें मेरे को जाना ही होगा, रेजिस्टेंस इज नॉट एन ऑप्शन। तो बस उनको था ही। इनफैक्ट जो लालू के पार्टनर्स थे तब तक जनता दल में, रामविलास पासवान हो गए, चाहे और भी सुरजीत सिंह बरनाला, ये सब यू नो ये करने लगे कि लालू को आप हटाइए, यू नो पार्टी से हटाना होगा, क्योंकि सबको लगने लगा वो सब भी जाएंगे इससे बेटर, मतलब ही इज अ लायबिलिटी नाउ, इतना ओपनली, यू नो। तो लालू ने फिर अपनी पार्टी बनाई, उसी समय जनता दल को तोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल बनाया। सारे एमएलएज उन्हीं के साथ चले गए, राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, खुद जेल गए। Then I think that was the start of the downfall, but still then वो 2005 तक फिर भी survived. That's the irony. Okay, tell me, तो ये तो लीडर एट द टॉप, बट जो लीडर एट द बॉटम थे, जो हम बात कर रहे थे, सारे जो बाहुबली थे स्पेसिफिक जगह पे, उनके एरियाज में तो वो पॉपुलर थे, उनके एरियाज में वो खुलेआम मर्डर्स करते थे, गोलियां चलाते थे, डरा के धमका के लोगों को वोट्स दिलाते थे, राइट, पैसे खिलाते थे लोगों को, और फिर जो ये वोटिंग बूथ्स हैं उसको चुरा लेते थे, हर चीज़ होती थी, राइट। ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू हैपन। वहाँ पर लीडर्स कैसे चेंज हुए? क्योंकि अगर मैं एक नया लीडर उस एरिया में खड़ा होऊंगा जहाँ पे मुझे पता है कि ये बाहुबली मुझे ख़त्म कर देगा, तो खड़े कैसे हुए उनके अगेंस्ट में लोग, और फिर वो जीते कैसे? वेरी इंटरेस्टिंग। तो हुआ एकदम ये रेजिस्टेंस हुआ। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि शिवान में जब चंद्रशेखर खड़ा होना स्टार्ट हुआ तो शहाबुद्दीन गॉट हिम किल्ड। इसी प्रकार से पूर्णिया में देयर वाज अनदर स्टूडेंट लीडर, कम्युनिस्ट लीडर कॉल्ड अजीत सरकार, वेरी फेमस। अजीत सरकार वाज लाइक एक्सट्रीमली फेमस लेफ्ट लीडर। पप्पू यादव गॉट हिम किल्ड, राइट, वेरी फेमस अगेन। तो ये हुआ, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो रेजिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हुआ। इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। तो आप देखेंगे 2001-2 के पंचायत इलेक्शंस भी जब हुए, एंड दिस वाज वेरी कॉमन। शहाबुद्दीन के जब भी इलेक्शंस हुए हैं, नॉट जस्ट इन, जितने भी बाहुबली के इलेक्शंस के प्री पोल वायलेंस में, इनफैक्ट 2004 वाले इलेक्शंस में या 9 वाले इलेक्शंस में जो बीजेपी का कैंडिडेट था ओम प्रकाश यादव, if I'm remembering the name correctly, उसके घर पे गोलियां चलवाई शहाबुद्दीन ने, फिर उसको सिक्योरिटी और दिया गया इनफैक्ट। तो ये होता था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने होने दिया, बट वो स्लोली, चूंकि स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो रहे थे, एंड एक बार नीतीश सरकार में आ गए तो द पुलिस स्टार्टेड एक्टिंग मोर रिस्पॉन्सिबली, राइट। बहुत क्लियर मैंडेट था लॉ एंड ऑर्डर का। तो उसके बाद वो एकदम जो एक छत्र राज होता है, खुला राज होता है, वो ऑफ कोर्स रिड्यूस हो गया। बहुत सारे ये जो क्रिमिनल्स थे, स्पेसिफिकली छोटे छोटे क्रिमिनल्स, फास्ट कोर्ट्स बनाए गए, एमपीएमएलए कोर्ट्स बनाए गए, उनका कन्विक्शन स्टार्ट हुआ। तो फिर वो धीरे धीरे, जैसे जो अभी यूपी में हो रहा है, मेरे ख्याल से वो 2005 में थोड़ा सा बिहार में हुआ, वंस द न्यू गवर्नमेंट केम इन। क्योंकि बिहार में एक चीज़ और है, विच इज़ बालू माफिया। वो कैसे ऑपरेट होता है? रेत माफिया जिसको बोलते हैं। इट्स एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 15,000 crores अ ईयर बिजनेस। इलीगल रेती की खदानों से लोग पैसे निकालते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे मर्डर्स भी होते हैं, बहुत सारी किलिंग्स भी होती है, बहुत चीज़ें होती है। वो व्हाट इज़ दिस होल माफिया?
सो सी किसी भी स्टेट में ना जब नॉर्मल इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवेन्यूज है, वो नहीं होंगी, तो फिर लोग वहाँ के ना नॉर्मल डे टू डे चीज़ों में ही ना वो नए नए पैसे कमाने के तरीके ढूंढने लगते हैं. और एक चैप्टर है मेरी बुक में, इट्स कॉल्ड यूनिक क्राइम इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार. तो बिहार में भी यही हुआ, किसी के पास कोई एवेन्यू था नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरियां, उसके अलावा कुछ है नहीं. तो सरकारी नौकरियां कितना कुछ हज़ार हैं, कितने लोगों को मिल सकती है, तो बाकी सब करेंगे क्या? तो सब ने एवेन्यूज ढूंढना स्टार्ट किया. और आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग. सो बिहारीज आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, एक्सट्रीमली एंटरप्रेन्योरियल आई वुड से. एंड इन फैक्ट यू वुड सी, आप देश में कहीं भी चले जाएंगे, वेरी शार्प पीपल. तो अब अगर उनकी जो एनर्जी है वो सही जगह पे यूटिलाइज नहीं हुई तो गलत जगह पे होगी. तो ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज क्रिएट हो गए बिहार में जो कोई सोच भी नहीं सकता था. जैसे गिव मी 2-3 एग्जांपल्स. सबसे बड़ा किडनैपिंग इंडस्ट्री. इट्स ए इंडस्ट्री ना, अब तो बहुत कम हो गया है. किडनैपिंग इज एन इंडस्ट्री. यस. ओके, एक्सप्लेन. Yeah, I would explain. In fact, very, very interesting start to it also. तो कहा जाता है कि जो वेस्ट चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, अगेन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो वहाँ पे पहले डकॉइट्स बहुत होते थे, राइट? तो डकैत बहुत थे. तो सरकार ने ना वहाँ के एसपी को जिम्मेदारी दी, यार डकैती कम कराओ किसी तरीके से. तो उसने, जो वहाँ का एसपी था ना, उसने सारे डकैतों को बुलाया एक जगह और बोला कि यार देखो, तुम जो ये डकैती करते हो ना, इसमें बहुत रिस्क है. एक तो तुम यहाँ जंगलों में छुप के रहना पड़ता है, डकैती करते हो, इनकाउंटर में मारे जाने का डर है, पकड़े जाने का डर है. फिर इसका पकड़ने जाने के बाद पनिशमेंट भी बहुत सीवियर है, जेल टर्म भी बहुत है. तो ये डकैती छोड़ो, किडनैपिंग करो, आराम से किडनैप करो, पैसा लो, छोड़ दो यार, उसमें रिस्क भी कम है तुम्हारा, और जिसके पास पैसा वो दे भी देगा. दिस इज अ स्टोरी, दिस इज जनरल, इसको कहा जाता है स्टार्ट ऑफ किडनैपिंग इंडस्ट्री इन बिहार. ये स्टोरी ऐसी बस सुनी सुनाई कहानी है सबके लिए. आई वुड से क्रेडिटेबल. ओके, मल्टीपल सोर्सेज हैं इसके. ओके, तो क्रेडिटेबल. वहाँ के एसपी ने बोला कि तुम किडनैपिंग करो, डकैती खत्म करो. ओके, तो किडनैपिंग की शुरुआत यहाँ से हुई एज अ ब्रॉडर. तो लोगों ने डकैती छोड़ के किडनैपिंग की शुरुआत की. तो पहले तो उस रीजन में किडनैपिंग ज़्यादा होने लगी क्योंकि मल्टीपल रीजंस थे. कि एक तो वहाँ का जो टेरेन था वो बहुत डिफिकल्ट था, जंगल और नदी, ये सब. तो भागना आसान है, छुपाना आसान है. प्लस नेपाल बॉर्डर है एक तरफ यूपी बॉर्डर है, तो बॉर्डर छोड़ के भागना आसान है. बाद में फिर ये सब कंसिडरेशंस भी हट गए. जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो सब जगह होने लगी. और आप देखेंगे कि किडनैपिंग के जो नंबर्स बिहार 1990 से 2005 तक में, एंड दिस इज समथिंग आई हैव सीन पर्सनली, लोगों ने अपने नाम में सरनेम्स लगाना छोड़ दिए ताकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए कि वो किस कास्ट से आते हैं. अपर कास्ट से हैं तो जनरली वो फिर बच्चों के नाम के आगे वो, आप देखेंगे कि जनरली बिहार के जो नाम होते हैं, तो जैसे अगर अक्षय है तो अक्षय अर्नव, मतलब सरनव का कोई मीनिंग नहीं, वो भी एक नाम ही हो जाएगा. सुमन सौरभ या कुमार, बच्चों के टाइटल्स लगाना छोड़ दिए. जनरल शर्मा, तिवारी, सिंह, वो नहीं लगाते थे. इसी प्रकार डॉक्टर्स आप बिहार में 1990 में 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल के दिखा दे तो मान जाए. लोग अपने अपने घरों में ग्रिल लगा के रखते थे और 6 बजे के बाद ग्रिल में ताला लगा के घर के अंदर बैठ जाते थे. आप अगर 6 बजे के बाद बाहर निकल रहे हैं तो आपकी गलती है. फिर किडनैपिंग हुआ, ये हुआ तो वो कोई और थोड़ी जिम्मेदार है आपके लिए. क्या आप निकले हो, आपको किडनैपिंग हो गई? बिल्कुल, किडनैपिंग हुई, मर्डर हुआ, जो भी हुआ. एंड दिस इज नॉट समथिंग जो मैं एग्जैजरेट करूंगा या इंस्टेंसेस बता रहा हूँ, एक दो नहीं, जनरली 99% दिस वाज द केस. तो किडनैपिंग एज इंडस्ट्री स्टार्टेड हैपनिंग. तो अब किडनैपर्स ने बोला किसे किडनैप करें. तो सबसे पहले हुआ कि जो पैसे वाले उसको किडनैप करते हैं, बिजनेसमैन को स्टार्ट किया किडनैप करना, डॉक्टर्स को किडनैप करना स्टार्ट किया, इंजीनियर्स को किडनैप करना स्टार्ट किया. तो पहले ये किडनैपिंग्स बहुत हुई, पैसा मिला ये वो. फिर सबने कहा यार ये वाले थोड़े बड़े हैं, हल्ला भी हो जाता है, रेजिस्टेंस भी होता है, बच्चों को किडनैप करते हैं. बच्चों को किडनैप करेंगे तो उनके माँ बाप पैसा तो दे ही देंगे, ममता इतनी आएगी, किडनैप करना भी आसान होता है. तो बच्चों की किडनैपिंग शुरू हुई. और आप देखेंगे 90 से 2005 तक के दशक में इतने बच्चों की किडनैपिंग हुई, इतने ज़्यादा स्कूली बच्चों की. लोगों ने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया. वो पटना से रांची भेज देते थे. रांची वॉज स्लाइटली सेफर एज अ प्लेस. आधे बच्चे बिहार के रांची में पढ़ने आ जाते थे कि अगर कोई वहाँ उनके रहता था रिलेटिव्स की, यार इसे वहाँ पर पढ़ा लीजिए, यहाँ पे तो नहीं ले पाएंगे. आप देखेंगे 2005 के इलेक्टोरल कैंपेन में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था. और भागलपुर की एक सभा में
उनका एक स्टेटमेंट था बहुत फेमस कि मुझे मेरे किसले दीपक लौटा दो। कहाँ है मेरे किसले दीपक? किसले दीपक जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे जिनका जस्ट उसी समय किडनैपिंग हो रखा था। इतना बड़ा इशू था बिहार में किडनैपिंग, एन एंटायर इंडस्ट्री। एक बहुत फेमस इंसिडेंट है इनफैक्ट, अगेन वेरी क्रेडिटेबल। एक डॉक्टर थे, वो नई एक गाड़ी खरीद के लेके आए। तो डॉक्टर साहब के पास कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमें पता चला आप नई गाड़ी खरीद के लेके आए, टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, थोड़ा चला के देखते हैं। तो डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी दे दी उन्हें। तो डॉक्टर साहब की गाड़ी लेके गए और कुछ घंटों तक वापस नहीं आए। डॉक्टर साहब थोड़ा परेशान होने लगे। दोपहर हो गई, शाम हो गई, डॉक्टर साहब की गाड़ी वापस नहीं आई। नई गाड़ी खरीदी थी उन्होंने। तो डॉक्टर साहब पुलिस के पास गए। पुलिस काहे को कुछ करने वाली है, डॉक्टर साहब इधर उधर हर जगह भटके। तो सबने कहा यार इधर उधर कहीं भी जाओगे कुछ होने वाला नहीं है, लालू जी के पास जाइए, वही कुछ कर सकते हैं आपका। तो डॉक्टर साहब दूसरे दिन सुबह सुबह लालू जी के पास गए, उनके आवास पे गए कि गाड़ी नहीं मिली। तो जैसे ही वो गेट से लालू जी के आवास में घुसे और जो ड्राइववे था उसको क्रॉस ही कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी वहीं खड़ी है। तो अब सोचिए कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, तो कोई कंप्लेन करे तो किससे करे। सो किडनैपिंग वाज वन इंडस्ट्री। सेकंड बहुत फेमस इंडस्ट्री हुआ बिहार में वाज द पेपर लीक इंडस्ट्री। पेपर लीक, यस। और एक उसका बहुत बड़ा किंग पिन हुआ रंजीत डॉन। मतलब बहुत फेमस उस समय तो यार, रंजीत डॉन वाज लाइक एस्पिरेशनल फॉर यंगस्टर्स, वैसे टाइप्स। क्यों? सो 2002 या 2003 में पहली बार कैट एग्जाम के पेपर्स लीक हुए, आपको अगर याद हो, और वो लीक हुआ पटना से। छोटे मोटे एग्जाम के पेपर लीक होते चलता है, कैट एग्जाम का पेपर कैसे यार लीक हो सकता है? 2003 में पटना से कैट एग्जाम के पेपर्स लीक हुए, तो जाके ये सब थोड़ा खुलासा हुआ। पूरा एक पेपर लीक इंडस्ट्री रंजीत डॉन ने बना रखा था। रंजीत डॉन उसको जनरली बोलते थे, रंजीत सिंह नाम था शायद उसने, बिहार में। और इसका मैकेनिज्म आप सुनेंगे तो आप की होश उड़ जाएगी। बताओ। तो ये सबसे पहले क्या करते थे कि कोई भी एक एग्जामिनेशन है तो सबसे पहले क्या करते थे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक साथ फॉर्म भरवाते थे और एनवेलप में एक साथ भेजते थे उसको, राइट, ताकि उनको आगे पीछे सबको सीट मिल जाए एक रूम में। तो सबसे पहले ये तरीका इन्होंने अपनाया। फिर धीरे धीरे एग्जामिनेशन एजेंसी समझ गई कि यार ये तो ऐसे करते हैं, तो उन्होंने एक साथ सीट अलॉट करना छोड़ के सबको अलग अलग सीट अलॉट करना शुरू कर दिया। तो ये लोग फिर दिल्ली चले जाते थे यूपीएससी के ऑफिस में, वहाँ फिजिकली एक साथ सब एक के बाद एक जमा कर देते थे ताकि एक रूम में सीट मिल जाए। तो ये हो गया कि पहले एक रूम में कैसे सब आए। फिर पेपर लीक का इनका बहुत सारे थे, या तो जिस प्रेस में छप रही है वहाँ से लेके जहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ से लेके जिस स्कूल में पेपर पहुँची वहाँ के टीचर से सेटिंग से कि अंत तक कहीं ना कहीं से पेपर लीक करा लेंगे। पिछली रात को ये सारे कैंडिडेट्स को एक रूम में बिठाएंगे एक जगह, उनके फ़ोन तो होते भी नहीं थे, और रात भर उनको आंसर रटवाएंगे। सबने आंसर रात भर रटा। सुबह की गाड़ी से फिर उनको एग्ज़ाम सेंटर पे छोड़ेंगे, है ना, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स रख लेंगे। फिर उन्होंने एक रूम में सबने बैठ के चोरी करनी है, एग्ज़ाम देना है, फिर वापस आ जाना है, और एडवांस में पैसा ले लिया जाता था। इसमें फिर इन्होंने और एक इनोवेशन क्या किया, एक इंजन बोगी सिस्टम बनाया। इंजन क्या होता था कि कोई एक मेरिटोरियस लड़का ढूंढ लो जिसने पहले एग्जाम में भी क्रैक कर रखा हो। जैसे इंजीनियरिंग मैंने साल क्रैक कर लिया, मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, अगले साल मुझे पकड़ लिया, उसको 1.5-2 लाख रुपए दे दिए। अब वो बन गया इंजन, उसने भी फॉर्म भर दिया, उसके पीछे एक बोगी बना दिया। अब वो पेपर सॉल्व करेगा, पीछे देगा, और पीछे वाले सब पास करेंगे। तो इंजन बोगी सिस्टम बन गया, और इतना शार्प वो पूरा सिस्टम था। इनफैक्ट तो रंजीत की खुद की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने पहले अपना 10th का एग्जाम 2 बार दिया। तो बिहार में यूजुअली क्या हुआ करता था, 10th के एग्जाम लोग मल्टीपल बार देते थे एज कम करने के लिए। तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं होते थे, राइट। तो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसे एज का सर्टिफिकेट मान लिया जाता था। तो कोई जैसे एक बार 10th दे दिया उसने, फिर 30 साल का हो गया और तो उसकी नौकरी की उम्र जा रही है, तो उसने कहा फिर से मैं 10th का देता हूँ। तो फिर से 10 दे दिया, पहला वाला सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिया, अब उसका फिर से हो गया 18 साल उम्र। तो रंजीत ने 2 बार 10th दिया, फिर 2 बार उसने 12th भी किया। एक बार आर्ट्स से किया, फिर बोला कि साइंस से करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। उसे अचानक से जब उसने देखा पूरा सिस्टम मैं ही चला रहा हूँ तो मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, फिर उसने साइंस से 12th दिया। फिर उसने इसी सिस्टम के भरोसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अंडरस्टैंड, और 6 साल बाद वो फिर डॉक्टर ही बन गया। तो डॉक्टर रंजीत डॉन बन गया, राइट। मेनी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स। बट ये जब 2003 का कैट का पेपर लीक हुआ उसके बाद जब बहुत ज़्यादा फिर
खोजबीन होने लगी, जांच होने लगी, तब पता चला कि इतना ये भयंकर सिस्टम है। एंड दिस वाज कंसिडर्ड टू बी, एंड दिस इज कोटेड इन माय बुक, 100 करोड़ की इंडस्ट्री बिहार में। तो रंजीत डॉन 100 करोड़ घुमा रहा था बेस्ड ऑन जस्ट पेपर लीक। जस्ट पेपर लीक्स। तो अल्कोहल बैन बोलते हैं, बिहार में अल्कोहल बैन है लेकिन खुली मिलती है, सबको पता है। तो कैसे चलता है वो? अब तो चीफ मिनिस्टर्स भी चेंज हो गए, लालू यादव की सरकार भी नहीं है। नहीं, इट इज अ पॉलिसी फ्लॉ। बैन कभी काम नहीं कर सकता, इकोनॉमिकली वो काम नहीं कर सकता। इट्स एज सिंपल एज पॉलिसी मेकिंग। सबसे लेमैन भी समझता है कि बैन्स नेवर वर्क। इकोनॉमिक्स में व्हाट हैपेंस कि जब भी आप कोई चीज़ को बैन करते हैं तो उसका आप सप्लाई कम करते हैं, तो सिंपली उसकी प्राइस को इंक्रीज करते हैं आप, उसका कंजप्शन कभी आप लो नहीं कर पाइएगा। दिस हैपेंस विद एवरीथिंग। तो आपने बैन तो कर दिया, कंजम्पशन तो लो होना नहीं है, तो कंजम्पशन लो होगा नहीं तो एक तो नकली शराब बनेगी जो गाँव बनने शुरू हो गए। उस नकली शराब को पहुंचाने वाले नए लोग बनेंगे। अब गांव में जो लड़के बचे हैं थोड़े बहुत, जो बाहर नहीं गए काम करने, उनके पास कोई काम है नहीं, वो देखते हैं इजी मनी इसमें, तो शराब की बोतलें इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। पुलिस जिसका काम क्राइम रोकना होता है, क्राइम को पकड़ना होता है, वो आधे दिन इसी में परेशान है कि कौन शराब ले जा रहा है, कौन शराब पी रहा है, राइट। तो पूरा एक जनरेशन, एक तो यूथ का आपने शराब बनाने पहुंचाने में बर्बाद किया, पूरा एक मैसिव मशीनरी ऑफ पुलिस एंड रिसोर्सेस जो बहुत इंपॉर्टेंट और दूसरे काम कर सकती है, उसको आपने शराब की बोतलें पकड़वाने और ये करवाने में इंगेज कर दिया है। और आप इनको पकड़ भी लेते हैं, इतने सारे पकड़े भी जाते हैं, शराब ले जाते आते हैं, जेल में रखते हैं, महीने भर बाद उसको छोड़ देते हैं। कितनों को आप जेल में रखेंगे, कब तक आप रखेंगे जेल में? सरकार का काम ये थोड़ी है कि जेल भर भर के रखें शराब पीने वाले लोगों से। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम यही थोड़ी है कि उसने शराब पी ली थी, पहले उसे तो पकड़िए जो क्राइम कर रहा है बिहार में। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी फ्लॉ बहुत बड़ा है। एंड नीतीश कुमार ऑल्सो रियलाइजेज दिस। ऐसा नहीं है कि ही डजंट रियलाइज, द फैक्ट इज उन्होंने खुद इतना बढ़ा चढ़ा के इसको इम्प्लीमेंट किया और इसके इतने फ़ायदे बताए, तो अब इसको वापस वो कैसे ले? तो ही स्टक। मैं जब रिसर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट के लिए बिहार के बारे में कि बिहार में क्या क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली कि बिहार में ब्रिज चोरी हो जाता है। पूरा ब्रिज चोरी हो जाता है, रोड चोरी हो जाती है, 20 फीट लंबी रोड चोरी हो गई, रातों रात ब्रिज गायब हो गया, तालाब चोरी हो जाता है। ये कैसे होता है? ट्रेन का इंजन चोरी हो गया क्योंकि स्टेशन पे खड़ी थी। व्हाट इज, मतलब कैन यू एक्सप्लेन मी क्या होता है? नो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेंसेशनलाइजेशन है उस टॉपिक का। इट्स ओवर सिंपल। बट आई हैव हर्ड दिस न्यूज़, राइट? एंड इट वाज देयर कि रातों रात ब्रिज गायब हो गया। हाँ, सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे रोड की बात जो आई, तो आई हैव सीन दिस कि क्योंकि वो रोड ना ढंग से बना हुआ नहीं था, तो बेसिकली वो मिट्टी पे एक चादर बन गई, बस रोड बिटवीन की, तो सब उठा के उसे ले गए। उठा के ले गए? उठा के ले गए। क्यों? क्योंकि वो रोल हो गया ना। तो सो सी, जब तक आपका स्टेट में व्हेन यू डोंट हैव अ स्टेक, जब तक आप उसे अपना नहीं मानते हैं, जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है डेमोक्रेटिकली, पॉलिसी वाइज, तो यही होगा फिर कि यू नो एवरीबडी इज ऑन देयर ओन। जब आप स्टेक्स महसूस करने लगोगे, स्टेट में प्राइड महसूस करने लगोगे, जिस सोसाइटी में आप आ रहे हो, वो जैसे आप बॉम्बे में शायद ये चीज़ नहीं करोगे क्योंकि शायद शर्म आएगी कि अरे कोई देख लेगा या जान भी जाएगा तो क्या बोलेगा, लेकिन वहाँ पे सब लगे हुए हैं, तो सब ने मिलकर जितना जितना लूटना है सबने लूट लिया भाई, तो कोई किसी को बोलने वाला ही नहीं है। तो उससे क्या लूटेंगे वो? जो कुछ नहीं, क्या मिलेगा उससे? रोड से कुछ नहीं, डज नॉट मैटर। कई बार इट डज नॉट मैटर। जैसे एक हमारे फितरत है कि कुछ दिख रहा है तो उठा ले जाओ। एक हमारे यहाँ कहावत है कि मगनी के बैल का दांत नहीं गिनते। जो फ्री में अगर कोई बैल दे रहा है ना तो उसके दांत नहीं देखे जाते, फ्री में रख लो। रोड का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मे बी कुछ नहीं, शायद घर में रख देंगे। कुछ कभी अभी वो ब्रिज का क्या, लोहा लकड़ हो शायद बेच देंगे, 10 रुपए मिले, 50 रुपए, 100 रुपए मिले, कुछ तो मिल रहा है ना, फर्क क्या पड़ता है? अगेन इट इज मोर अ मैटर ऑफ कि क्या स्टेक्स है। दूसरी साइड का सोच ही नहीं पा रहे हैं। इतना शॉर्ट टर्म वो विजन है ना, और वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि द अदर पार्ट, इट इज आवर फेलियर एज पॉलिटिशियंस, आई वुड से। एज अ लीडर ऑफ द स्टेट ना, आप कितना कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर पा रहे हैं अपनी जनता में कि आई एम थिंकिंग ऑफ द स्टेट, आई एम थिंकिंग ऑफ योर मनी, आई एम थिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट। जब वो देखते मेरा नेता ही चोर है तो मैं क्यों ना चोरी करूं? वो जब देखिएगा मेरा एमएलए चोर है, इसने इतना पैसा बनाया हुआ है, तो मैं क्यों ना चोरी करूं? जब वो देखता है मेरा लीडर ईमानदार है ना,
तो थोड़ा स्टिक लगने लगता है कि नहीं नहीं यार, मेरा लीडर ईमानदार है, मेरा एमएलए ईमानदार है, तो मैं भी नहीं करूँगा. दैट्स अ सिग्नलिंग. You know, another thing which I noticed कि बिहार का नैरेटिव अच्छा नहीं है. नैरेटिव रियलिटी से और ज़्यादा ख़राब है. दिस वाज एन आर्टिकल इन इकोनॉमिक टाइम्स कि बिहार में वाटर की जो कंडीशन है बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, उसके बाद भी जो नैरेटिव इज़ नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, नोबडी वांट्स टू कम. बाहर से इमेज बहुत ख़राब है. रियलिटी वर्सेस जो इमेज है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है. डू यू थिंक सो कि नहीं? डू यू थिंक कि रियलिटी और ज़्यादा ख़राब है? नहीं, करंटली आई वुड से बिहार जो अपना पुराना एक इमेज का डाउनग्रेड हुआ है उसको ज़्यादा कैरी कर रहा है. उसका बर्डन अभी तक उसे कैरी करना पड़ रहा है. जैसे 2005 के बाद काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, लॉ एंड ऑर्डर में भी सुधार हुआ. जैसे मैं कह रहा हूँ, आज वो ब्लेटेंट क्राइम्स या आज वो ब्लेटेंट एकदम उस लेवल का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त वाला आज इशू नहीं होगा. क्राइम्स अभी भी होते हैं, लेकिन वो जो एक इमेज बन जाती है ना, उसको किसी स्टेट को बहुत सालों तक ढोना पड़ता है. जब तक आप एक बहुत मैसिव कुछ चेंज लेके नहीं आते हैं. जैसे यूपी की इमेज अभी कब सुधरनी शुरू हुई, जब योगी जी बिकेम द चीफ मिनिस्टर. देयर वाज मैसिव चेंजेस इन टर्म्स ऑफ जितने पॉलिटिकल क्रिमिनल्स थे फास्ट ट्रैक. Because there were popular incidents which happened to change that image. Reality पे तो बाहर के लोगों को वैसे भी नहीं पता क्या हो रहा है. Correct. पर there were few popular incidents जिसको इतना ज़्यादा market किया गया that people actually felt that there is change. Either way, so what I'm saying is unless there's a stronger narrative जो पिछले नैरेटिव को ब्रेक कर रहा हो, तब तक वही नैरेटिव खिंचता चलाएगा. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, वहाँ पे छूट गया था मुझसे ये. बिहारी जो लोग हैं, जो बिहार से आते हैं स्पेसिफिकली, उनके साथ आपने बोला दूसरी स्टेट्स के लोग थोड़े ऐसे देखते हैं उनको, राइट? डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो इन बिजनेस वर्ल्ड आज जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, इंडिया का गोल्डन एज चल रहा है, हर चीज़ प्रोग्रेस होते जा रही है, राइट? कॉस्मोपॉलिटन होते जा रहे हैं हम. डू यू थिंक आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है? See, if I have to draw a parallel as Indians when we go in the West, आज इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन आपको लगता है इंडियंस को अब वो लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कंप्लीटली? They do, exactly. So it does not. Narratives changing, but exactly. So it does not end in a day. जो इमेज नैरेटिव होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टिक करता है. तो वो नैरेटिव चेंज हो रहा है, वो कम हो रहा है, वो बेटर हो रहा है मुझसे. अब जैसे 2000 में बहुत बुरी स्थिति थी, आपको याद होगा, इसी बॉम्बे में शिवसेना ने पूरा जो रेलवे का रिक्रूटमेंट्स था, बिहारियों को दौड़ा के लोगों ने मारा था. उन्होंने कहा था कि ये लोग आते हैं, सारा हमारा जितने पोजीशंस हैं सब भर देते हैं. असम में 2000 में 2003 में टी गार्डन्स में वहाँ बिहारी काम करने जाते थे. 200 बिहारियों के मर्डर्स हुए थे 2000 से 2003 में. 200. जो कमेंट्स आते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स मिनिस्टर्स के आपको जो दिखते हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ द लार्जर नैरेटिव. ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर ने ऐसी बस बोल दिया. और क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है? डू यू थिंक कि अभी भी सबके अगेंस्ट? मेरे ख्याल से ना व्हाट हैज़ हैपेंड इज, एक तो जो ये सुपीरियॉरिटी या ये फीलिंग, सबसे पहले ये गलत है कि जब कोई भी शहर बनता है या बढ़ता है या स्टेट बढ़ता है, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. और जो भी वहाँ आके काम कर रहा है, ठीक है, अपनी ज़रूरत से वो वहाँ पे आके काम कर रहा है, लेकिन वो आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड दिस इज द ओरिजिनल थिंग. लेकिन सम एलिमेंट्स, पॉलिटिकल रीजंस बोलिए या अपने फ़ायदे के लिए बोलिए, ये नैरेटिव बना देना कि नहीं हमारे रिसोर्सेज पे वो लोग आके हक जमा रहे हैं, हमारा ले जा रहे हैं. यार आइडियली आप देखोगे तो वो ऐसा काम कर रहे हैं जो आप काम करना नहीं चाहते हो. वाई डू यू थिंक, टेक अप एनी बिगर सिटी इन द कंट्री, अगर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड बिहारी है, वहाँ वाले वो 10,000 का काम नहीं करना चाहते हैं, तभी वो आके कर रहा है. अगर वो करना चाहते तो दूसरी जगह से कोई आके करेगा ही नहीं. इकोनॉमिकली भी डज नॉट मेक सेंस ना. वो तो वहाँ पे आएगा, रूम रेंट देगा, सब कुछ, उसकी तो सेविंग्स कम है, लोकल लोग मिलते नहीं है. तो आप बोलते हो कि क्योंकि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गई. तो एक जो ये पूरा नैरेटिव बनता है ना, प्लस एक जनरली ये नॉर्थ साउथ वाला नैरेटिव जो जब भी बनता है कि यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं, वो जो भी वट एवर दोज इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आर, अंडरस्टैंड दिस कि आपका जो भी स्टेट या सिटी है,
ये आज जैसा है, पहले ऐसा नहीं था 50 साल पहले। अगर हम ही 50 साल पहले जाए, जैसे फ्रेट इक्वलाइजेशन की हम लोग जो बात कर रहे थे, दैट इज अ मेजर रोल टू प्ले। तो जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, कहाँ से डेवलप हुए? तो व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट पीपल, अगर हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, तो देन यू कैन नॉट टॉक अबाउट ये आइडेंटिटीज की, and be so xenophobic about the other states. That's a fallacy. Okay, talking about Bihar, do you think कि आज की जो स्टेट है, आज ब्यूरोक्रेट्स एंड पुलिस honestly वर्क कर सकती है बिहार में? To the much larger capacity, yes. Really? Yeah. So again, all of a sudden this पूरा सब चेंज हो गया? All of a sudden चेंज नहीं हुआ है. So मैं बोल रहा हूँ, आप किस पीरियड या किस दूसरे स्टेट से कंपेयर करें, मुझसे उस सेंस में बोल रहा हूँ. अगर आज के डेट में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा किसी दूसरे स्टेट. थोड़ा बहुत रहेगा ही, मैं एग्री करता हूँ. कुछ स्टेट्स में ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, कुछ में ज़्यादा इनएफिशिएंट होगी, करप्शन लेवल्स अलग अलग होंगे. बट ऐसा एकदम आउटलायर आपको बिहार नहीं दिखेगा. एंड सडन नहीं हुआ. 2005 के बाद ये चेंजेस आए. 2005 के बाद, इनफैक्ट इफ यू रीड द लास्ट चैप्टर ऑफ माई बुक, बहुत सारे ऐसे पुलिस के फंक्शनिंग में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे. एक जनरल कॉन्फिडेंस इंस्टिल हुआ. नीतीश कुमार ने जो सबसे पहला काम किया, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, द काइंड ऑफ पीपल ही ब्रॉट इन एज चीफ सेक्रेटरी, एज डीजीपी, उनको फ्री हैंड दिया जिस प्रकार के IAS ऑफिसर्स को, उससे ब्यूरोक्रेसी में फिर कॉन्फिडेंस आने लगता है धीरे धीरे, राइट. अगर आप बैक करने लगते हैं अपने ऑफिसर्स को, वो देखते हैं कि चलो मैं मोटा मोटी सही करूंगा. तो आई कोटेड इंस्टेंसेस जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में अभयानंद, ही वॉज द DGP देन, या DGP के पहले, जस्ट बनने के पहले, उनको लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए नीतीश कुमार हैड ब्रॉट इन, गिवन फ्री हैंड कि आपको जो करना है करिए, लॉ एंड ऑर्डर मुझे अच्छा चाहिए. एंड उनके जो मिनिस्टर या नहीं, मुझे उन्हीं के मिनिस्टर से शायद उनकी किसी बात पे अनबन हो गई. एंड जनरली क्या ट्रेंड होता है कि मिनिस्टर से अनबन हुई तो ब्यूरोक्रेट हटा दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा. बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ. इस केस में मिनिस्टर को हटा दिया गया, चेंज कर दिया गया मिनिस्ट्री. दैट गिव्स यू सम कॉन्फिडेंस. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर. इट वाज अ प्लेजर. थैंक यू फॉर टेलिंग अस अबाउट बिहार एंड वहाँ पे क्या रियलिटी और कौन से ब्रोकन प्रोमिसेस थे. आई होप द स्टेट वुड regain its status of high minerals and use that particular state of high minerals and convert that into economic opportunities for everybody. अगर लास्ट आपको ये बताएं कि with this conversation, ये जो बुक आपने लिखी है, जो बिहार का रियल स्टेट है और जैसी सारी चीज़ें हो रही है, इन सब से अगर फ्यूचर जनरेशन्स को कोई एक लर्निंग, इफ़ यू वांट टू पुट इट आउट, व्हाट वुड बी दैट लर्निंग? क्या सीखना चाहिए लोगों को कि यार ये तरीका था और एक गलत डिसीजन से इतना सब हो गया. इस बुक के लिखने का पर्पस क्या है? क्या सीखेंगे लोग पढ़ने के बाद? रियलिटी तो हमने इस पॉडकास्ट में ही बता दी, तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद क्या सीखेंगे लोग? सो वन ऑफ द थिंग्स इज people outside Bihar generally do not have this depth of understanding of what Bihar has gone through. So the entire purpose of writing this book, and specifically in English, was this, that everybody should understand what that state has gone through. And as I said, the pain that the state has seen. And a lot of my friends who read this book, and they were, they exclaimed that state has gone through this much. We never knew this, right? So everybody should know this, appreciate this, what those people have, what that state has gone through. The learning part, I would say, and it's the biggest learning for democracy, in fact. In democracy, it is said that we get the leaders we deserve, right? Yeah. And hence, how we vote, how we participate in a democracy is very, very important. Often at times, we say this, that मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या हो जाता है. And बहुत बार फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दो कैंडिडेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. ये भी जीत गया तो कुछ हो जाता है, ये भी जीत गया तो कुछ हो जाता है. लेकिन यही जो आउटलायर्स हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है. और हिस्ट्री में हम जाएंगे तो देखेंगे ऐसे कुछ इंस्टेंसेस होते हैं. सो इट इज़ जस्ट दोज फ्लिकर मोमेंट्स वेयर इन आपके वोट से एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है. और मेरे ख्याल से 1990 से 2005 वाला जो पीरियड है, लोगों के वोट से सबसे ज़्यादा अगर फ़र्क पड़ा होगा पूरे बिहार के इतिहास में और देश के इतिहास में वोट से, तो उस समय के वोटिंग से पड़ा होगा. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी
great reminder for people that their participation in politics is very, very important. So this book is a reminder of the fact that be more participative in a political process, in a democracy, be more demanding from your leaders. And नहीं करोगे तो जो बिहार में 15 साल में हुआ है ये कभी भी रिपीट हो सकता है किसी के साथ भी. और सिर्फ बिहार में नहीं, कहीं भी रिपीट हो सकता है. कहीं भी रिपीट हो सकता है. Demand for merit-based leadership. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so for much. writing an amazing book and doing this amazing podcast with us. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें कमेंट्स में बताओ कि हम इस एपिसोड को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर हमें फीडबैक देंगे तभी हम इस पॉडकास्ट को और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे एंड वो सारी चीज़ें करेंगे जिनसे आपको और ज़्यादा वैल्यू मिलती है. प्लीज़ लेट अस नो. हमें कमेंट्स में ये भी बताओ कि अगले कौन से गेस्ट हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप देखना चाहते हो, ताकि हम और हमारी पूरी टीम मिल के आपके लिए वो गेस्ट लेके आ पाए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट. एंड ये मत भूलना कि ये इस एपिसोड को किसी एक इंसान के साथ शेयर करना है जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा और उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच.